हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। सी इंटरमीडिएट के लिए हम आज का लेक्चर जो है वो रिवीजन करेंगे। किस चीज़ का? तो वो होगा एग्जाम्सन का। 1 या 1.5 घंटे के अंदर, 1 सवा घंटे के अंदर कोशिश करते हैं इसको निपटा देने की पूरी एग्जाम्सन आईसीआई की मटेरियल से, नई वाली मटेरियल जो कि एप्लीकेबल है मई 24 के लिए। हालांकि ये ऑलरेडी अपडेटेड है बुक, अप्रैल 30 अप्रैल तक अपडेटेड है। यानी जो आपके नवंबर के लिए वो अप्लीकेबल होता है मटेरियल, वही वाली मटेरियल है ये। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी और मटेरियल से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ से आपके पास मटेरियल हो वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह एक ही बातें लिखी हुई है, एक ही तरीके से। ठीक है, तो एग्जाम्सन का चैप्टर हम शुरू कर देंगे आज। और एग्जाम्सन में सबसे पहले आपको देखना है नोटिफिकेशन नंबर। आपको याद रहे तो अच्छी बात है, याद रख लेना। बेसिकली 28 जून 2017 का ये नोटिफिकेशन है और 12/2017 12/2017 ये नोटिफिकेशन रहेगा आपके लिए। अब एग्जाम्सन क्यों दी जाती है, पहले बात तो हम ये देखते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम्सन दी जाती है कि कुछ चीज़ें होती है कॉमन यूज की चीज़ें हैं। हर गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, हर कोई यूज कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर देती है बेसिकली, कि वो गरीब इंसान भी इस्तेमाल कर रहा होता है। नमक है, आटा चीनी है, और कुछ सर्विसेज हो सकती है, बेसिक फैसिलिटीज हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट हर कोई यूज कर रहा है उन सब चीज़ों को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम्सन दे देती है ताकि वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो पाए, सस्ता हो पाए, और उसका लोग यूज कर पाए, कंजम्पशन बढ़े। ठीक है। या फिर कई बार गवर्नमेंट चीज़ें ले नहीं पाती, टैक्सेस कलेक्ट ही नहीं कर सकती। अब मान लो कोई पर्सन फॉरेन कंट्री के अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स ले ही नहीं सकती। या कोई और तरीका होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है मेरे से यहाँ पे टैक्स वसूल कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट कहती है जाओ अंगूर खट्टे भैया, हमको चाहिए ही नहीं टैक्स, हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्शन दे देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम सप्लाई होता क्या है। एग्जाम सप्लाई क्या है? जिस चीज़ के ऊपर नील रेट है, एग्जाम सप्लाई नील रेट है, यानी 0% रेट है, वो एग्जाम सप्लाई कहलाएगा। किसी चीज़ को अगर नोटिफाई किया, यही वाला नोटिफिकेशन जो अभी मैं बता रहा था आपको 12/2017 के अंतर्गत, अगर नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको नोटिफाई किया गया है कि इन चीज़ों के ऊपर हम टैक्स नहीं लेना चाहते, तो उसको भी हम एग्जाम सप्लाई बोलेंगे। तीसरा एक और चीज़ आ जाता है जहाँ पे कहते हैं गवर्नमेंट कि अगर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं उसको भी हम एग्जाम सप्लाई बोलेंगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमारे पास होते क्या क्या है भैया? 2 तरीके के नॉन टैक्सेबल सप्लाई होते हैं हमारे पास। पहला तो होता है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में बोला था कि इसके ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सा था? पहला, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों को पीने के योग्य मदिरा, उसकी बात कर रहे हैं। अगर शराब वगैरह है जो इंसान पीते हैं, मतलब कुछ शराब ऐसे भी होते हैं जिससे दवाई वगैरह बनती है, तो वहां पर टैक्स लगेगा। वो टैक्स के परव्यू में है, जीएसटी के परव्यू में है। बट वैसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लीकर होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, चार्जिंग सेक्शन है, उसको बाहर कर रखा है। दूसरा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो होते हैं जिसके ऊपर लगाया जाएगा टैक्स फ्रॉम फ्यूचर डेट पर, आज के डेट पर नहीं लगता, वो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इसको भी एग्जाम सप्लाई माना जाता है। यानी तीनों चीजें नील रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड हो नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सबको एग्जाम सप्लाई कहते हैं। ठीक है। तो एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज हो सकती है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो ऐसी बातें उन्होंने लिख रखा है। अब देखो आप, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन भी हो सकता है, यानी 100% आपको कहा जाएगा कि अगर 12% रेट है और 12% से एग्जाम्प्ट कर देती है गवर्नमेंट, तो 12% का 12% नहीं लगेगा, यानी 0% लगेगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है किसी चीज के ऊपर 12% रेट है, गवर्नमेंट कहती है कि हम 50% नोटिफाई 50% एग्जाम्शन देते हैं, यानी क्या 6% अभी भी लगेगा, बाकी 6% एग्जाम्प्ट कर दिया गया। तो स्पेशल ऑर्डर के द्वारा भी किया जा सकता है कई बार। अगर स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल ऑर्डर भी लेकर के आ सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट करने के लिए किसी भी चीज को। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हो जाती है, मान लो कि कोई नोटिफिकेशन आया 20 जून को और वहां पे कुछ कंफ्यूजन हुआ, लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करने लगे, गवर्नमेंट को लगता है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन लेके आ जाती है 30 जून को, 10 दिन बाद लेके आ गए। तो इसका वैलिडिटी कब से माना जाएगा? इस 10 दिन में लोगों ने कुछ कुछ कर दिया, अगर अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन कर लिया, किसी ने एग्जाम्प्ट मान लिया, किसी ने कुछ और मान लिया, तो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट बोलती है ये वाला जो 30 जून का नोटिफिकेशन है इसको माना जाएगा, ये इफेक्टिव है 20 जून से, यानी जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी उसी डेट से इसको माना जाएगा। लेकिन ये कब माना जाएगा पता है? अगर ये नोटिफिकेशन यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो 20 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर अगर ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो माना जाएगा कि ये शुरू से ही इफेक्टिव था, जब से ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था तो उसी का पार्ट है, ऐसा माना जाएगा। अब देखो हम आते हैं एक्चुअल में, ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें। एग्जाम्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्शन के एंट्रीज से, शायद ऊपर से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा अभी तक जो मैंने बताया उससे। अब देखना ये इंपॉर्टेंट कई सारे है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चलूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा। वैसे आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो, बट फिर भी कुछ चीजें होती है जिसको इग्नोर थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम लोग। अगेन
सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज अगर है तो वहाँ पर एग्जाम्शन गवर्नमेंट लेके चलती है, ठीक है। एंट्री नंबर क्या आपको याद रखना है, एंट्री नंबर ये 1 और 13 इस तरीके के सबके अंदर कुछ ना कुछ है, तो याद रखोगे आप? आंसर ही नहीं, रख भी नहीं सकते तो क्या करो। सबसे पहली एंट्री आती है सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और AB के अंदर अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है, यानी चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर रजिस्टर्ड है कोई एंटिटी, और वह एक्टिविटी भी चैरिटेबल नेचर का देती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या? गवर्नमेंट कहती है चैरिटेबल एक्टिविटी का 4 मतलब होंगे। चैरिटेबल एक्टिविटी के मतलब हो गए पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, पब्लिक हेल्थ लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित दे रहे हो, केयर और काउंसलिंग कर रहे हो, यानी केयर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? किसी की आप देख रेख करना और उसको कुछ सुझाव देना, उसके शारीरिक जो विकलांगता हो या फिर इलनेस हो उससे रिलेटेड। यहाँ पे पहली चीज आती है टर्मिनली इल्ड पर्सन को अगर आप कोई दे रहे हो, या फिर सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो, पूरी तरीके से खराब हो, सीवियर डिसेबिलिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी केयर काउंसलिंग देते हो तो एग्जाम्शन मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं HIV और एड्स से रिलेटेड अगर केयर काउंसलिंग है तो वहाँ पे एग्जाम्शन देकर चलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको तंबाकू खाए बिना वो जा नहीं पाते या सिगरेट पिए बिना वो रह नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस है, यानी तंबाकू, नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको लत लगी हो, तो उस लत से छुटकारा दिलाने के अगर आप सर्विसेज दे रहे हो यानी उससे रिलेटेड केयर और काउंसलिंग करा रहे हो तो वहाँ पर भी एग्जाम्शन मिलकर चलेगा। उसके बाद बात आती है 3 हो गए ना, उसके बाद आती है पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है, यानी यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ यानी किसी को बीमार पड़ने ही ना दो, उससे रिलेटेड अगर आप सर्विसेज दे दो ताकि कोई बीमार ना पड़े, अगर या फिर हमारे दो फैमिली प्लानिंग का सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अगर आप वहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हो तो एग्जाम्शन है। प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड है अवेयरनेस, तो वहाँ पर भी एग्जाम्शन मिलेगा। एक एंट्री आपकी खत्म हो गई पब्लिक हेल्थ की। दूसरी आती है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा को अगर आप एडवांस कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पर भी एग्जाम्शन मिलकर चलेगा। रिलीजन का कौन करता है भैया? जैसे ईसा फाउंडेशन है। प्रमोशन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की बात, जैसे मान लो वो हैं सदगुरु हैं तो स्पिरिचुअलिटी का वो प्रचार प्रसार करते हैं तो वहाँ पर भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। योगा का कोई सर्विसेज दे रहा, बाबा रामदेव जी की सर्विसेज एग्जाम्प्ट रहेंगी यहाँ पर। उसके बाद है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट अगर आप करा रहे हो, किसका करा रहे हो? तो 4 कैटेगरी के पर्सन है यहाँ पे। अबंडेंट है, कोई मतलब बिछड़ा हुआ है, वो कौन है पता नहीं। ऑर्फेंड है यानी उसके माता पिता नहीं है। होमलेस चिल्ड्रन है, घर परिवार नहीं है बच्चे का जिसका, ऐसे लोगों को अगर आप स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल सर्विसेज देते हो तो वहाँ पर एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज पर्सन है तो उसको भी दे सकते हो। प्रिजनर्स अगर कैदी वगैरह को भी देते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए एग्जाम्शन है। गाँव में रह रहे यानी रूरल एरियाज के अंदर रह रहे 65 ईयर्स और अबव के पर्सन को अगर आप स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पर भी एग्जाम्शन काम करके चलेगा। 3 हो गए एंट्री। चौथी नंबर आ जाती है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? बेसिकली वाटर सेट आ गया, फॉरेस्ट आ गया, जंगल बचाओ, नदी बचाओ, यमुना बचाओ, इस तरीके की बात आती है ना, पेड़ बचाओ पेड़ ना काटो, वैसे अभियान चलाने वाले जो भी चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ में आ जाता है आपका बाघ, हिरन तो बेसिकली डिनर है। बाघ हो गया या फिर हिप्पो हो गया, राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, इन लोगों को सेव करते हैं। अगर तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो यानी प्रिजर्व कर रहे हो इन्वायरमेंट को तो वहाँ पर भी आपके लिए एग्जाम्शन काम करके चलेगी। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमने अभी भी देखा कि अगर आप एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिलता था, लेकिन अगर क्या अब उसी बात को यहाँ पे दोबारा लिख दिया उन्होंने, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑब्वियसली एग्जाम्शन था ही तो वो रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे बेंगलोर के अंदर है तो बेंगलोर तो रूरल एरिया नहीं हुआ ना, अर्बन एरिया हुआ तो वहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे रिसाइडिंग होना चाहिए रूरल एरिया के अंदर तभी एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन अगर होटल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट है तो उसके ऊपर एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हॉस्टल एकोमोडेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई ट्रस्ट तो एग्जाम्शन नहीं। हालांकि आपको पता होगा रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ के थ्रू एग्जाम्शन मिल जाएगा, पर यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो आपकी पहली एंट्री चैरिटेबल एक्टिविटीज वाली खत्म हो गई। उसके बाद बात करते हैं 30 नंबर एंट्री आता है जो है कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी कराते हो। रिलीजियस सेरेमनी क्या होता है? जैसे आपकी शादी हो गई, बच्चे का जन्म होता है, मुंडन होता है, किसी का डेथ हो गया, और भी कई सारे सत्यनारायण कथा वगैरह अगर आप करवाते हो तो ये सारे रिलीजियस सेरेमनी है और इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड अगर की जा रही है। कौन प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही, सीधा लिखा हुआ सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। और ये कौन करवाता है? बेसिकली कोई पंडित हो सकता है, पादरी हो सकता है, मुस्लिम में मौलाना वगैरह हो सकते हैं, तो इनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है
तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलके चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेंटिंग ऑफ पर्सिंग्स की बात करते हैं। पर्सिंग्स ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस प्लेस जो कि रजिस्टर्ड है 12AA और AB के अंतर्गत, और रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, अगर उनकी मान लो मंदिर का कोई एरिया है, ठीक है, मंदिर के एरिया के अगल बगल के जो एरियाज होते हैं वो आपने क्या किया, किसी को किराए पे दिया, जो मंदिर का ही है, किसी और का नहीं। मंदिर तो एक जगह पे बना होता है, ठीक है, जैसे ये वाला था ना एग्जाम्पल, ये मान लो ये बीच में मंदिर है, ठीक, ये मंदिर मैंने और खराब कर दिया यार, ठीक है, मान लो ये मंदिर है और ये साइड में इलाका पूरा मंदिर का ही एरिया होता है, वो मंदिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड होता है पूरा प्रॉपर्टी है। तो मंदिर क्या करती है, उसका दुकान होते हैं कई सारे, आपने देखे होंगे जहाँ पे वो भगवान के कपड़े वगैरह मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं, ऐसे ही शॉप्स होते हैं ना अगल बगल में। मंदिर के अंदर और क्या शॉप मिलेगा, यही सब शॉप आपको दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं, कई बार वो चंदन सिंदूर टीका वगैरह भी मिल जाता है इन सब चीज़ों के अंदर, फूल माला वगैरह लोग बेचते हैं, तो ऐसी चीज़ें बेच रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर इन एरियाज को आप रेंट पर दे सकते हो, कई बार हम यहाँ पर रुकने का भी सर्विसेज देते हैं, यानी रूम्स वगैरह भी होते हैं, तो अगर रूम वगैरह है वहां पे, तो रेंटिंग ऑफ रूम अगर है चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके पर्सिंग्स का मतलब पहले समझो, पर्सिंग्स का मतलब होता है उसकी जो आउटर बाउंड्री है ना, उसको पर्सिंग्स बोलते हैं। जैसे ये है, ये जो मंदिर के बाहरी दीवार है ना, बाहरी दीवार, इसको बोलते हैं पर्सिंग्स। इसके अंदर की जो भी मॉल पट्टी है, आप किसी चीज़ को रेंट पर दे सकते हो। अगर आप उसको रूम रेंट की तरह दे रहे हो, यानी लोगों के रहने के लिए, तो वहाँ पे 1000 अगर प्राइस जैसे ही होगा, अगर पर डे का प्राइस 1000 है तो टैक्सेबल है, 1000 से कम है तो एग्जेम्पशन है, 1000 से कम है तो एग्जेम्पशन है, यानी 999 रुपये होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, 1000 होते ही पूरा 1000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेमाइसेज है या फिर कम्युनिटी हॉल वगैरह होते हैं, कई बार मंदिर के अंदर कल्याण मंडपम होते हैं जहाँ शादी वादी कराई जाती है, तो वो ओपन एरिया वगैरह है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप भाड़े पर देते हो, और पर डे का, यहाँ पे देखो रूम के केस में पर डे का था, यहाँ पे भी पर डे आ रहा है। पर डे का अगर किराया 10,000 से अधिक हो, जैसे शादी के लिए आप अगर एक दिन के लोग हैं, 10,000 किराया कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर 10,000 या 10,000 का किराया हो गया, 10,000 या उससे ज़्यादा अगर किराया है तो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्प्ट कब होगा, जब 10,000 से कम हो, यानी 9,999 रुपये 99 पैसा कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ तक एग्जेम्पशन है। उसके ऊपर जैसे ही 10,000 क्रॉस किया, यानी 10,000 टच किया और टैक्सेबल हो जाएगा, उससे कम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर वहाँ पे दुकान वगैरह है, जो मैंने अभी बताया था कि वो मंदिर प्रसाद वगैरह बेचते हैं, या छोटे छोटे बच्चों के भगवान के कपड़े वगैरह वो सब बेचते हैं, तो उस केस में आपके पास 10,000 का लिमिट है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे 10,000 रेंट, रूम रेंट आप कब देते हो, डेली बेसिस पे देते हो क्या रूम रेंट, ऑब्वियसली मंथ के एंड पे देते हो ना। लेकिन अगर आप रुकने जाते हो तो पर डे पर नाइट के हिसाब से चार्ज दे देते हो। तो वहाँ पे रुकने के केस में वो 1,000 था, यहाँ पे 10,000 है, लेकिन पर मंथ का 10,000 या उससे अधिक हो गया अगर पर मंथ, तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 से कम है तो एग्जेम्पशन रहेगा शॉप्स वगैरह के केस के अंदर। उसके बाद है सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर दे रही है रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिलेटेड, तो यहाँ पे 2 तरीके की सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जेम्पशन के अंदर लेके आ जाती है। क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे कौन से स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है कौन, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की एक अंडरटेकिंग है। अगर इनके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, किस चीज़ का पता है, अगर ये लेकर के जाते हैं आपको इंडिया के बाहर, कहाँ पे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर अगर जाते हैं तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसी तरीके से हज कमेटी है, हज कमेटी के द्वारा अगर लेके जाया जाता है आपको, हज कमेटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग ज्वाइंट स्टेट कमेटी, अगर ये लेकर के जाती है, जनरली जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो जाते हैं मक्का और मदीना, तो मक्का अगर लेकर के जा रहे हैं तो उस केस में उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो इसको रिलीजियस पिलग्रिमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को ही एग्जेम्पशन है, बाकी कोई और अगर लेके जा रहा है तो टैक्स लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विसेज। ध्यान से देखना, ट्रेनिंग और कोचिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग और कोचिंग 2 एरियाज के अंदर हो सकते हैं। पहला तो हो गया आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर। आर्ट्स और कल्चर के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे पहले होता था आर्ट एंड कल्चर कोई भी दे रहा होता तो एग्जेम्पशन मिल जाया करता था, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने करा क्या है, चेंज करा है। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज को, आर्ट एंड कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, ये बड़े ध्यान देने की चीज है। इंडिविजुअल अगर इससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हो तो ही एग्जेम्पशन है। कोई कहेगा पार्टनरशिप फर्म है, वो अगर ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन काम नहीं करेगा दोस्त। पहले क्या होता था ना कि लोग क्या होते, मान लो कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो ब्लैक मनी अगर जनरेट करते कहीं से, वो बोल देते थे क्या कि मैं तो हमारे यहाँ से लोग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं आर्ट और कल्चर का,
नाच गाना सिखाते किसी को, अब बताओ तो उससे केस क्या होता था कि वो अपना ब्लैक मनी को वाइट कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया, बोला कि इंडिविजुअल के द्वारा कर दी जा रही है तो एग्जामेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, यानी कि जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर मेकिंग हो गया, मूर्तियां वगैरह बनाते हो, कुछ और करते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी एग्जामेशन के दायरे में। उसके बाद है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही है तो यहाँ पे भी एग्जामेशन हो गया। स्पोर्ट्स का क्या होगा, ट्रेनिंग और कोचिंग अगर दे रहे हो उस फील्ड का, तो वहां पर एग्जामेशन आ जाएगा। देखो अब बात करते हैं, देखो मैंने बोला था चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अगर दे रहा होता था क्या हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज, तो वहां पे एग्जामेशन नहीं था। लेकिन अगर लॉजिंग और बोर्डिंग की सर्विसेज दे रहा है, जैसे कोई योगा वोगा कराने गए, ठीक है, योगा कैंप लगता है, कैंप हो गया कहीं पे, मान लो हरिद्वार के अंदर कैंप है, योगा कैंप 10 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो वहां पे वो लॉजिंग बोर्डिंग भी देते साथ में, तो माना जाएगा। जो मेन सर्विस है यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई हो गया, कंपोजिट सप्लाई का मेन एक्टिविटी है योगा, योगा एग्जाम्प्ट है तो उसके साथ साथ इसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। ऐसी बातें यहाँ लिखी हुई है। हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल वाली सर्विसेज दे रहा है तो हॉस्पिटल की हम अभी बाद में आगे जाके देखेंगे, हॉस्पिटल को ऐसे एग्जाम्पशन मिलता है, तो वही चीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी सिमिलरली एग्जाम्पशन मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी तो एग्जाम्पशन था। व्हाट इफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई सर्विस दे रहा तो क्या वो भी, अगर मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दूं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दूं, तो क्या मेरे लिए भी एग्जाम्पशन? आंसर इज नहीं, यहाँ पे टैक्सेबल है। लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सारी सर्विसेज जो अभी हमने देखी वो दे रही है तो एग्जाम्पशन था, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं है। और रिलीजियस सेरेमनी का मतलब उन्होंने बता रखा, बर्थ डेथ मैरिज वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर लिया। अब आ जाओ एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट का एग्जाम्पशन, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो पहले एग्जाम्प्ट हुआ करती थी। सबसे पहले अपन देखते हैं 54 नंबर एंट्री, बाकी एंट्री हम बाद में देखेंगे। 54 नंबर एंट्री क्या कहता है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ। देखो ये आपको याद रख जाए तो बहुत बढ़िया बात है, याद ही कर लो ना तो बढ़िया है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेज, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी तरीके से कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ सो एंड सो। नीचे एंट्री दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड अगर सर्विसेज, यानी फार्मर्स को कोई सर्विस दे रहे हो आप, फार्मर के द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, क्या चीज का, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेज क्यों लिखा हुआ है, इन्होंने सारे फॉर्म ऑफ लाइफ को कर दिया। जैसे कोई आदमी मधुमक्खी पालन करता है हनी के लिए, तो वो क्या है, फूड का अंदर आ जाएगा। सिल्क वगैरह, मतलब सिल्क कहां से आता पता है, सिल्क वॉर्म होते हैं उनको पालते हैं और वो सिल्क जनरेट करके देते हैं, तो वहां वो फाइबर का काम करता है, यानी धागे वागे बनते हैं उससे सिल्क का। फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, अगर ऐसी चीज़ों के लिए आप कोई जानवर को पालते हो, जैसे आप भैंस गाय दूध का पालते हो ना, भैंस गाय पालते हो, बकरी पालते हो, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। अब देखो मैं झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्या बोलूँ, क्या करना पड़ेगा, फूड के लिए भी करते हैं, यानी दूध है तो दूध तो फूड है ही, और लोग गाय को भी खा जाते हैं, बकरी को भी खा जाते हैं लोग, तो क्या ही करते हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए या फिर फूड फाइबर के लिए अगर रेडिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ हॉर्सेज है तो वहाँ पर भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को आप पालते पोसते हो तो वहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन घोड़े को नहीं। घोड़े को क्यों बाहर कर रहा है, घोड़े का बेसिकली यूज क्या है, आज के समय पे घोड़ा एक रईसी का पहचान है। अगर आपके पास घोड़ा है और आप कोई यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी वो दिन का 20 किलो चना खाएगा, समझो बात को। तो आप 20 किलो चना खिलाने का सक्षम हो तो निश्चित तौर पे आप एग्रीकल्चर, पहले लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे, अब तो लोग बाइक और कार है, बसें हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज तो होता नहीं है घोड़ा। तो घोड़े को अगर आप रख रहे हो तो मानती है गवर्नमेंट भैया यहाँ पे आप रईसी कर रहे हो, अयासी कर रहे हो, हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे इसके लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है, देखो यहाँ पे और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे आप मछली पालन कर रहे हो, ये भी ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल के अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिसिकल्चर या फिर सेरिकल्चर, जहाँ पे आप सिल्क वॉर्म्स को पालते पोसते हो। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारी एग्जाम्पशन के अंदर आ जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, या फिर बाकी फूड फाइबर वगैरह हो तो ठीक है, और बाकी जो कल्टीवेशन से उपजने वाली चीज को हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन। जो आप, जैसे आपने पैडी उगाई, पैडी क्या है, धान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है।
ऑन व्हिच आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन, आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं करा, धान ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन प्रोसेस करके आपने उसमें से चावल निकाल लिया, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी किसान को सबसे पहले मिलता है, जो उसकी बात करी जा रही है। जनरली किसान क्या करते हैं, जनरली यूजुअली ऐसा नहीं करती कि किसान खुद ही उसका थ्रेसिंग नहीं करती है, मतलब मिलिंग नहीं करती है। वहां पे अगर धान से हमने कन्वर्ट कर दिया चावल में, तो चावल के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है भैया। एग्जेम्पशन किस चीज के ऊपर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, यानी धान के ऊपर। टोमेटो है, टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन टोमेटो को हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, केचप में, तो वो एग्जेम्पशन के दायरे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो नहीं रहा। सिमिलरली गन्ना, गन्ना है, गन्ना क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन अगर हमने गन्ने से हमने बना दिया गुड़, तो वो गुड़ एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं आएगा, वहां वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस या तो कोई प्रोसेसिंग ना करी हो, या फिर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करी हो, जो जरूरी था, उसका कैरेक्टर बदल नहीं रहा है, नेचर कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, तो उतना ही अगर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। जैसे मान लो आलू अपने उगाया, अब क्या है, वो आलू मिट्टी से जब आप निकालते हो ना, तो वो थोड़ा सा गीला गीला सा होता है। अगर आप उसको एज इट इज स्टोर कर लोगे तो सड़ जाएगा। तो उसका तरीका होता है, पहले उसको साफ करते हैं और धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, धूप में सुखा के साफ करके और फिर स्टोर कर लेते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत काम आप करते हो वहां पे, वो एग्जेम्पशन के दायरे में आ जाएगा, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन, सच प्रोसेसिंग इज डन एज इज यूजुअली डन बाय द कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर। जो कल्टीवेटर है उसी के द्वारा वो सर्विसेज दी जाती है, वो काम किया जाता है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। which does not alter its essential characteristics, उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलता नहीं है। अगर आप टोमेटो है, टोमेटो का कैरेक्टरिस्टिक कुछ और है, केचप बन गया, केचप को आप सब्जी में डाल सकते हैं क्या, उसका तो कैरेक्टर आपने पूरा बदल के रख दिया ना। तो टोमेटो जो था उसको तो आप डाल सकते थे सब्जी के अंदर, पर इसको नहीं डाल सकते। गेहूं है, गेहूं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन अगर गेहूं को आपने मिलिंग करा लिया पीस करके और आपने आटा बना दिया, तो क्या वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? आंसर इज नो। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन जो मतलब टैक्स लगेगा यानी वो अलग कहानी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गेहूं को बोलेंगे, जो किसान डायरेक्ट उपजाता है और उसको कुछ भी नहीं करता है, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। उससे रिलेटेड में बात करते हैं, और वो करता है क्यों, ताकि सिर्फ और सिर्फ उसको प्राइमरी मार्केट के अंदर बेचा जा सके। तो मार्केटेबल प्राइमरी मार्केट, यानी ऐसा नहीं कि उसको दुकान के अंदर बेचा जा रहा है, यानी प्रोसेस करके दुकान में बेचते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट क्या बोलता है, जब डायरेक्ट किसान से निकल के पहली बार जब बिक रहा होता है, उसे मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अगर उससे रिलेट उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन किस किस चीज का है, तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस अगर हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, यानी उपजाने के लिए ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, तो वहां पर एग्जेम्पशन का काम करेगी। फार्म लेबर वगैरह सप्लाई कर रहे हो, यानी आपके पास लेबर नहीं, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से फार्म लेबर लिया, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय एन एग्रीकल्चर एट एग्रीकल्चरल फार्म, देखो एग्रीकल्चरिस्ट अगर कोई फार्म पे क्या क्या काम करता है, जब वो कोई उपजाता है ना फसल उपजने के बाद कुछ काम होते हैं जिससे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे है प्रूमिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग। अब जैसे धान है मान लो, ठीक है, पैडी क्या है, पूरे वो इतना बड़ा पौधा होता है पैडी का, पर आपके पास जो पैडी आप देखते हो ना वो इतना सा होता है, तो उसके नीचे का बाकी क्या हो गया, थ्रेसिंग हो जाती है, उसकी काट के हटा दिया जाता है। तो वो सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो जनरल एक्टिविटी है उसको सुखाया जाता है पहले, है ना, उसके बाद उसकी थ्रेसिंग होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज यानी हार्वेस्टिंग है, ड्राइंग है, सुखाना हो गया, क्लीनिंग साफ करना, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेशन, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क प्रोसेसिंग भी एक्चुअली बल्क प्रोसेस। देखो रिटेल पैकिंग क्या होता है, रिटेल पैकिंग यानी अपन एक डब्बे के अंदर बंद करते हैं ताकि इसको रिटेल खुदरे बाजार में बेचा जाए। बल्क पैकेजिंग क्या हो गया, जैसे आपने धान थ्रेसिंग करवा ली, अब आपके पास 200 किलो धान उपजा, तो आप क्या करते हो, बड़े बड़े कट्टे के अंदर उसको पैक करते हो, तो वो बल्क पैकेजिंग कहा जाता है। वो सब चीजें एग्जेम्प्ट हो जाती है, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिससे कि उसका नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज नहीं होना चाहिए, ओनली मार्केटेबल इन द प्राइमरी मार्केट, तो वहां पे एग्जेम्पशन है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, अगर आप रेंट पर ले रहे हो दे रहे हो, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन काम करेगी। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन हो, या फिर वैकेंट लैंड हो, आपके पास लैंड ही नहीं, आप फार्मर तो हो पर लैंड नहीं है, तो अगर आप लैंड देते हो किसी फार्मर को एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, देखना ध्यान से, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग भी एग्जेम्प्ट है, लोडिंग अनलोडिंग तो है ही है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होती है, रिसर्च की सर्विसेज आए, किसी किसान को नॉलेज वगैरह देना, शेयर करना, किसान सहायता है, कई सारे गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव होते हैं इसके रिगार्डिंग।
ताकि किसानों को हेल्प करी जा सके, उसको सही जानकारी दी जा सके, तो वहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाती है अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। एपीएमसी की सर्विसेज जहाँ पे किसान अब फसल उपजा तो लेता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए वो एपीएमसी मंडी के अंदर लेके जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी है, या फिर कोई एजेंट है या कोई बोर्ड सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पर भी एजेंट, हाँ कमीशन एजेंट अरहतिया वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर सर्विसेज वो लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर आ गया था एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फार्मर को एजुकेट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो ट्रेनिंग कोर्सेज, किसान कॉल सेंटर, फार्म विजिट्स वगैरह ये सब सर्विसेज अगर दे रही है तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड बातें भी थी, तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर हमने देख लिया, अभी अभी देखा था, एग्जाम होता है। देखो चाय और कॉफी की भी बात करते हैं। चाय और कॉफी क्या है पता है? चाय के पत्ते से आपके दुकान, आपके घर में जो चाय का पत्ती दिखता है ना, वो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बेसिकली पत्ती से ही बनाया जाता है। पत्ती जब था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, लेकिन अगर पत्ती को कन्वर्ट कर दिया गया तो अभी ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहा। सिमिलरली जैगरी की बात करी हमने, अभी भी देख लिया था। दाल की बात करते, दाल इंपॉर्टेंट है। दाल क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनो, दाल जैसे आप देखते हो ना, ये पीली दाल है, ठीक है, इसे मंसूर की दाल बोलते हैं, इसे मसूर की दाल कहते हैं। तो ये इसी तरीके का नहीं होता, ये एक सेल के अंदर पैक्ड होता है। तो एग्रीकल्चरल जब एग्रीकल्चरिस्ट उसको उपजाता है तो वो सेल के अंदर पैक्ड होता है, पर उसको हम हस्क हटा देते हैं ऊपर का, और ये आ जाता है, और इसको दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, बीच से डिवाइडेड होता है। चना है, चना दाल आपने देखा होगा, चना कैसा होता है? उसका वो मुंह निकला होता है, पर जब आप चना का दाल खाओ उसका मुंह गायब होता है, यानी उसके ऊपर का हस्क हटा दिया गया और चने को दो टुकड़े में बांट दिया गया। तो ये एक्टिविटी जनरली एग्रीकल्चरिस्ट नहीं करता, इसीलिए पल्स को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानते। पल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। चना जो था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उड़द दाल है, तो उड़द दाल जो ओरिजिनली निकलती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बाकी जो चीजें हमारे घरों तक आ रही है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि वो उसका शक्ल चेंज हो चुका होता है। डीहस्क्ड अगर हो, मतलब बिना हस्क के अगर आ रहा है, यानी उसका छिलका ऊपर का हटा दिया जा चुका है, तो उसको माना जाएगा कि आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है, आपने इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया जिससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज हुआ पता नहीं, भगवान जाने। हालांकि इन्होंने पल्सेस को भी ले रखा है। एनीवेज, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने से कई बार नहीं लगता। उसके बाद देखो कुछ चीज़ होती है, जैसे राजमा जैसे उपजता है किसान के पास वैसे ही बिकता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। और अगर कोई जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब वर्क, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, यानी अगर स्पर्म प्रिजर्वेशन करते हो एनिमल्स का, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन मिलेगा। अदर देन हॉर्सेज के केस में हालांकि नहीं मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने एक एग्जेम्पशन इसी तरीके का इंसानों के लिए भी है, जहाँ पे आईवीएफ को वगैरह को एग्जेम्प्ट कर दिया इस बार से नहीं, पिछली बार से ही है। अब देखो ऊपर की कुछ एंट्री जो छोटी थी, मैंने बोला था आपको वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट था, ध्यान से सुनना, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट था। लोडिंग अनलोडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एग्जेम्प्ट था, ध्यान से। जब राइस की बात आती है ना, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये भी एग्जेम्प्ट है। हालांकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पर इसको भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ध्यान देना, राइस के संबंध में बात किया, पैडी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके रिलेशन में तो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग सब कुछ एग्जाम था ही, राइस के संबंध में भी ये एग्जाम्पशन आ जाती है। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह का वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो एग्जाम्पशन है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, ये भी देखो क्या है, इसके अंदर पहले और भी एंट्रीज हुआ करते थे, अब गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया इस एंट्री को। क्या किया है? सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज या वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेज। दाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट अगर उसकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो एग्जाम्पशन देंगे, हम अलग से दिया है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर वाले के अंदर तो नहीं आ पा रहा था ये, तो अलग से गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम करके दिया है, बोला कि इसके ऊपर भी एग्जाम्पशन रहेगा। सीरियल पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह है, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पशन रहेगा अगर आप इसकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग करते हो तो। चलो जी, अब अपन आगे भाग लेते हैं। अच्छा, एक एंट्री है यहाँ पे, कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। अगर मैंने धान से
चावल निकाल दिया, उसकी पैडिंग वो कर दी हमने, ठीक है, मिलिंग करी है, तो उसके ऊपर भी उसको भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं माना जाएगा, इसको एग्जिम्पशन नहीं बोलेंगे, जॉब वर्क की सर्विसेज इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रह नहीं जाता ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की। अब एजुकेशन से रिलेटेड क्या एग्जाम्शन है, अब मैं यहाँ से नहीं करा रहा है, मेरे पास एक डायग्राम है बड़ा अच्छा सा, आप देखो यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एजुकेशन सर्विसेज एग्जाम्शन तो है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। हमारे पास 3 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसको हम 3 तरीके के अगर एक्टिविटी आप कर रहे हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहे जा सकते हैं। किस चीज़ को, प्री स्कूल टू हायर स्कूल, यानी जो बच्चे हैं प्ले वे स्कूल से, खेलने कूदने वाले बच्चों से लेकर के 12वीं तक के बच्चों की बात करी जा रही है। प्ले वे टू हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट इसको माना जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है कोई डिग्री कॉलेज है जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी इंडियन लॉ, तो वो भी डिग्री कॉलेज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। उसके बाद कोई अगर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज अगर प्रोवाइड कर रहा है, वोकेशनल कोर्सेज जॉब वगैरह किसी को काम वाम सिखा देना, तो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज अगर करवा रहे हैं तो उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, ध्यान से सुनना, एक बार में सुन लेना, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। इनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाले आउटपुट सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। आउटपुट सर्विसेज कौन कौन से हैं, अगर ये दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, सब कुछ एग्जाम्प्ट है स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ को, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्विसेज देने के लिए कुछ सर्विसेज लेनी पड़ती है, जैसे हमने बाहर वाले को दिया कि क्वेश्चन पेपर सेट कर दो, या फिर प्रिंटिंग करवा लिया मैंने क्वेश्चन पेपर, इस तरीके की सर्विसेज लेते हो आप। सिक्योरिटी सर्विसेज ले लेते हो कि भैया हमको एजुकेशन कंडक्ट करवाना है तो हमारे पास गार्ड वार्ड नहीं है तो गार्ड आप दे दो, तो इससे रिलेटेड अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो वो भी एग्जाम्प्ट है। जो ले रहे हो वो भी एग्जाम्प्ट है, जो दे रहे हो वो तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। और ये तीनों के लिए लेने वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, तीनों जगह पे आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, सब कुछ एग्जाम्प्ट है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पशन है। जो डिग्री कॉलेजेज हैं, ठीक है, जो डिग्री कॉलेजेज हैं उनके लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन आ जाती है। क्या, अगर उनको कोई सर्विस दे रहा है, मान लो टैक्समैन है, टैक्समैन किसी लॉ कॉलेज को ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स देता है। जनरली लॉ कॉलेज अपने बच्चों में बांटती है वो चीज़ें, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि केस लॉ नए नए डेली आते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो बच्चों को चाहिए। अब टैक्समैन एक ऐसी वेबसाइट है जो हर केस लॉ को कवर करती है, ठीक है, जितने केसेज आते हैं डेली वो सारे उनकी वेबसाइट पे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को चाहते दिखाना, तो उन्होंने लॉ कॉलेज ने लिया और फिर आगे बच्चों को दिया। आगे जो दिया वो तो एग्जाम्प्ट है, जो उन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज टैक्समैन ने उसको सर्विसेज करी, बिलिंग करी, उसके ऊपर भी जीएसटी का एग्जाम्पशन चलेगा। हालांकि ये सर्विसेज सिर्फ डिग्री कॉलेज को दी जाती है, वोकेशनल कोर्सेज को दे रहे हो, भैया तुम कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिकल काम सीखना है, किताबें छोड़ो, तुम्हारे बस की बात ना है। और जो छोटे बच्चे हैं 10वीं 12वीं तक के बच्चे, उनको ये सर्विसेज दे रहे हो, ऑनलाइन है, ऑनलाइन की बात करी जा रही, ऑनलाइन है, उनको तो मोबाइल छूना ही अलाउड नहीं है, तो भैया तुम मोबाइल नहीं छूटे तो ऑनलाइन क्या सर्विसेज दे रहे हो, तो ऐसी चीज़ें एग्जाम्पशन नहीं काम करके चलेगी। उसके बाद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन दी जाती है, जो प्री स्कूल से लेकर के, यानी छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, प्री स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक के बच्चों के लिए ही एग्जाम्पशन है। कौन सी एग्जाम्पशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ अगर ये दे रहे हैं तो क्या एग्जाम्पशन है, बिल्कुल सबके लिए एग्जाम्पशन है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को आगे कुछ भी सर्विसेज दे रहे हो, सब कुछ एग्जाम्प्ट है। पीछे से जो ले रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहे हो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो एग्जाम्पशन हो जाती है। उसके बाद है कैटरिंग और मिड डे मील की सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे भी एग्जाम्पशन है। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग और क्लीनिंग की सर्विसेज ले रहे हो तो भी एग्जाम्पशन, लेकिन ध्यान रखना हाउसकीपिंग क्लीनिंग उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हो रहा है। यानी पिकनिक मनाने हम बाहर गए, वहां पे अगर हमने हाउसकीपिंग या क्लीनिंग की सर्विसेज ली तो क्या वहां पे एग्जाम्पशन काम करेगा, आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर परफॉर्म हो रही होगी तभी एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्राइवेट कोचिंग वगैरह है तो क्या इनके द्वारा इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, क्योंकि इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता, ये रिकॉग्नाइज नहीं होता प्राइवेट कोचिंग वगैरह। तो रिकॉग्नाइज अगर फॉरेन करेंसी का हो तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन लॉ के अंदर, तभी एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलेगी। अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज की अगर बात कर रहे थे तो कौन अप्रूव करता है यहाँ पे, देखो एनसीबीटी है और एससीबीटी है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर इनके द्वारा अप्रूव्ड है कोई कोर्सेज या फिर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अगर कोई करा रहे तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आईटीआई वगैरह सर्विसेज देती है तो एग्जाम्पशन सबके लिए है बेसिकली, आईटीआई हो, गवर्नमेंट की आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, दोनों केसेस के अंदर यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन दे दी जाती है।
गवर्नमेंट के द्वारा तो वैसे भी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो सारी एग्जाम्प्ट होती हैं, वो हम आगे देखेंगे एंट्री के अंदर। उसके बाद है अनरिकॉग्नाइज एजुकेशनल प्राइवेट कोचिंग वगैरह, आगे दोबारा से लिखा हुआ लोडिंग और हाँ लॉजिंग और बोर्डिंग की सर्विसेज अगर दे रहा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हॉस्टल भी है, ठीक है, वो पढ़ाते भी हैं बच्चों को और वहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, तो उनके द्वारा वो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, तो क्या एग्जाम्शन है? आंसर इज यस, एग्जाम्प्ट है। अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल है तो वहाँ पे माना जाएगा नेचुरली बंडल्ड होना। कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए हमने पहले पिछले जो सप्लाई का चैप्टर उसके अंदर हमने देखा था कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, जहाँ पे नेचुरली बंडल्ड है और उसको एक साथ ही सप्लाई किया जाता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जनरली हॉस्टल और स्कूल एक साथ चलते हैं, जिनके पास हॉस्टल होता है वो ऐसे ही चलाते हैं मार्केट में और दोनों का प्राइस कंबाइंड लेते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाती है क्योंकि प्राइमरी सर्विसेज जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो उसके साथ वाली एंसिलरी सर्विसेज है, एंसिलरी एक्टिविटीज है, वो भी एग्जाम्पशन के दायरे में आ जाएगी। देखो डुअल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बातें करी जाती है। अगर डुअल क्वालिफिकेशन है, एक साथ दो डिग्रियां दे रहे हैं, तो वहां पे माना जाएगा 2 सेपरेट सर्विसेज दिया जा रहा है और असेस्ड सेपरेटली असेस किया जाएगा। अगर सिंगल फीस चार्ज है तो वहां पे माना जाएगा मिक्स सप्लाई है, क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं होते, ये जबरदस्ती आपने बंडल करके दो क्वालिफिकेशन एक साथ दे रहे हो तो उसको मिक्स सप्लाई मानेंगे। और मिक्स सप्लाई में अट्रैक्ट हाइयर रेट वाला, अगर मान लो एक सर्विसेज आपकी एग्जाम्प्ट है, एक एजुकेशनल सर्विसेज जो एक क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम्प्शन है, दूसरा नहीं है एग्जाम्प्ट, तो वहां पे हाईएस्ट टैक्स दोनों के ऊपर टैक्स लगा देंगे भैया। उसके बाद आईआईएम वगैरह के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन देखो आईआईएम कुछ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी बांटती है कि आपने 7 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर लिया आईआईएम का, तो भाई वो कोर्स थोड़े ना है, तो वो सब चीज़ें एग्जाम्पशन के दायरे में नहीं आएगी। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वगैरह देते हो किसी को, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आईआईएम के द्वारा नॉर्मली उनके अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो क्या है, वो एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एजुकेशन की सर्विसेज दी जा रही है, तो वहाँ पर एग्जाम्पशन तो है हालांकि। पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज अगर से मतलब सर्टिफिकेट वगैरह बांटने के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अथॉरिटी बोर्ड बॉडी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, ये सब क्या इनको भी एजुकेशनल माना जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनको भी माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर जो भी उनकी सर्विसेज है उसके लिए, फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और फिर एजुकेशन बोर्ड की बात करी जा रही है, यानी सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, सारे इनको भी एजुकेशन सर्विसेज ही माना जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही माना जाता है। अब बात आती है फूड वगैरह की। फूड कैंटीन में अब बच्चों को खाना भी खिला रहे, देखो बच्चों को खाना अगर खिला रहे हो, हमने देखा था क्या, अगर मेस फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू देयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, चाहे तो फूडिंग की सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट है, आगे जो भी आप सर्विस दे रहे हो सब कुछ एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो उनके पास खुद का मान लो कैंटीन नहीं है, खुद का मेस नहीं है, तो वो किसी बाहर से लेते हैं, तो क्या बाहर से अगर ले रहे हो तो उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन है? आंसर इज यस। कहाँ पे? छोटे बच्चों के लिए, 10वीं 12वीं तक के बच्चों के लिए। उसके बड़े वाले बच्चों के लिए अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम्पशन काम करके नहीं चलेगी। यहाँ पे है इफ द कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ये यहाँ पे तो एग्जाम्पशन मिल ही जाता है। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनीवन, आपके पास खुद की नहीं है, तो वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन के लिए एग्जाम्पशन था, यानी प्री स्कूल एजुकेशन छोटे बच्चे या फिर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पर एग्जाम्पशन मिलता था, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं है। आंगनबाड़ी के द्वारा हमने देखा था क्या, बच्चों को मिड डे मील वगैरह देते हैं, तो मिड डे मील अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है जनरली, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है तो एग्जाम्पशन है। कोई एनजीओ कर रहा है तो एग्जाम्पशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो भी एग्जाम्पशन है, हर केस में एग्जाम्पशन है। उसके बाद सप्लाई, आंगनबाड़ी को क्या स्कूल माना जाता है? आंगनबाड़ी को भी स्कूल माना जाता है, वो छोटे बच्चे को ही तो पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको भी स्कूल ही माना जाता है। और सारी सर्विसेज उनके लिए भी ऐसे ही रहेगा जैसे अभी तक हमने देखा है बाकी के लिए। देखो स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विसेज देते हैं तो एग्जाम होता है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं क्या उसको भी स्टूडेंट्स माना जाएगा? आंसर इज यस। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई बच्चा जो पढ़ के जा चुका है, एक्स स्टूडेंट है, वो एक्स स्टूडेंट वापस आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने, तो क्या उससे कुछ पैसे अगर हम चार्ज करते तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, वो भी एग्जाम्पशन के दायरे में आ जाएगा। कोई बच्चे जो आने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, उसका हम एग्जाम वगैरह ले रहे हैं तो क्या उससे भी एग्जाम्पशन है? उसके लिए भी एग्जाम्पशन है, प्रोस्पेक्टस देते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, तो वहाँ पर भी एग्जाम्पशन काम करके चलेगी। यानी आने वाले बच्चे हो या जा चुके बच्चे हो, सब बच्चे ही हैं, अपने ही बच्चे हैं सब। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर अगर कैंपस वगैरह के लिए कोई मान लो केपीएमजी वगैरह आती है या कोई भी बिग फोर है, कोई भी कंपनी आती है जो कैंपस में बैठती है, तो वहाँ पर जो उनसे
उनसे आईसीआई, मान लो इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी आईसीआई चार्ज करती है कुछ पैसे, तो क्या वो भी एग्जामिशन है? ये एजुकेशन सर्विसेज नहीं है भैया, तो यहाँ पे एग्जामिशन नहीं मिलेगा, इट इज लायबल टू टैक्स। मेरी टाइम कोर्सेज है जो कि अप्रूव्ड बाय डीजी सेपिंग है, यहाँ पर भी एग्जामिशन से काम करके चलेगी। हम बढ़ेंगे अब अगले टॉपिक की तरफ, वही चीज़ें दोहरा दी है इन्होंने, ठीक है। हेल्थ केयर की सर्विसेज, देखो हेल्थ केयर की सर्विसेज के अंदर क्या एग्जामिशन काम करती है। सर्विसेज बाय वेटनरी क्लिनिक, वेटनरी क्लिनिक मतलब जानवरों का डॉक्टर है, उनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो एग्जामिशन है। ऑब्वियसली जानवरों से रिलेटेड करोगे, इंसान का सर्विस तो इंसान को तो वो देते नहीं सर्विसेज, तो जानवरों को ही देते हैं। हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, तो एग्जामिशन मिल जाएगा। उसके बाद है अब इंसानी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इंसानी डॉक्टर में कहते हैं हेल्थ केयर के द्वारा, हेल्थ केयर सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, देखो कौन कौन दे रहा है, ये ध्यान देने की चीज है। हेल्थ केयर की सर्विसेज है, आगे हम देखते हैं हेल्थ केयर की डेफिनेशन अलग हो सकती है, ठीक है। हेल्थ केयर का मतलब जनरल कुछ भी मत मान लेना। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, यानी जो लेबोरेटरी वगैरह होते हैं ना, लैब वगैरह में सर्विस दे रहे हैं, या फिर पैरामेडिक्स वो भी होते हैं, जो नर्सेज वगैरह होती है, वो सारे भी पैरामेडिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो उनके द्वारा अगर प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज एग्जामिशन के दायरे में आ जाएगी। लेकिन ये हेल्थ केयर सर्विस देंगे तो ही एग्जामिशन है, अदरवाइज नहीं है। अब हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर का मतलब है डायग्नोसिस करना, यानी जांच पड़ताल करना या ट्रीटमेंट करना, और केयर करना, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन का होना चाहिए, तभी एग्जामिशन काम करके चलेगी। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट वगैरह की सर्विसेज कोई भी दे रहा हो तो सबके लिए एग्जामिशन है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो है ही, एम्बुलेंस की सर्विसेज कोई भी दे रहा हो तो सबके लिए एग्जामिशन है, आगे हम देखेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, देखो ये जो था बीमारी है, ठीक है, किसी को अगर तबीयत खराब है या कोई बीमारी होगी किसी भी तरीके की, तो वहां पर एग्जामिशन तो मिलता है, ये तो हमें समझ में आती है। लेकिन कोई बंदा जाता है और वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है, हेयर ट्रांसप्लांट बीमारी है क्या? आप शौक से करवा रहे हो, आपका बाल उड़ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा देखने में, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई आपने, चेहरा पसंद है, आपने कॉस्मेटिक चेहरे करा ली, प्लास्टिक सर्जरी करा ली, चेहरा बदल लिया आपने, माइकल जैक्सन बन गए, तो वहां पर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। यानी इट इज फॉर ब्यूटिफिकेशन, इफ फॉर ब्यूटिफिकेशन, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर आप, वो कई बार आपने देखा होगा ना, अनुष्का शर्मा को लिप जॉब करा रखा, तो वहां पे एग्जामिशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर इट इज एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन कब है? आपको हेल्थ केयर इसको भी माना जाएगा कब? अगर इट इज टू रीस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी, अगर कोई किसी का मान लो कि बचपन से ही पैदा हुआ और उसका एक होठ कटा हुआ है, नाक कटा हुआ है, या फिर कान कटा हुआ है, या शेप चेंज है, या किसी और तरीके की, इन सब वजहों से अगर कुछ इंजरी या ट्रॉमा की वजह से, या फिर कॉन्जेंटल डिफेक्ट बोलते हैं, यानी बचपन से पैदाइशी किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, एबनॉर्मलिटी आ गई है शरीर के अंदर। कई बच्चे आपने देखे होंगे जिसके 3-3 हाथ हो जाते हैं, कई बार 2 मुंह हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर ऑपरेशन करके अगर चेंज किया जाता है बॉडी को, तो वहाँ पर एग्जामिशन मिल जाएगा। किसी का आग लग गया या फिर आग लगने की वजह से चेहरा झुलस गया, तो वहाँ पर वहाँ पे, या ट्रॉमा बोलते हैं, मान लो किसी के एसिड अटैक कोई शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर आप प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हो तो एग्जामिशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर शौक के लिए कर रहे हो तो एग्जामिशन नहीं है। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। रिकॉग्नाइज सिस्टम कौन कौन से है भैया? एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है। और ये हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, अब योगा आप कर रहे हो फिटनेस के लिए, तो क्या आपको एग्जामिशन है? आंसर इज नहीं है। यहाँ पे हेल्थ केयर की सर्विसेज दी जा रही है बाय वे ऑफ योगा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सारे यूनानी दवाखाना होते हैं, इनके द्वारा अगर दी जा रही है तो ही है एग्जामिशन। बाकी किसी चीज, किस चीज़ को नहीं मिलता है, किसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कहते, पता है? रेकी हीलिंग, मसाज वगैरह कराते हैं, यूरिन थेरेपी है, कलर थेरेपी है, जेम स्टोन थेरेपी, आपने देखा होगा लोग लेटे होते हैं और उसके पीठ पे पत्थर वगैरह रखा होता है, कई बार मुंह पे पत्थर रख देते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। या फिर एक्यूपंक्चर, इसको रिकॉग्नाइज नहीं माना जाता। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर एंट्री आ जाती है कि रेकी हीलिंग की सर्विसेज दी, तो क्या वहाँ पे एग्जामिशन है? आंसर इज नहीं, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमने देख लिया, कोई डॉक्टर वगैरह कर रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। और डॉक्टर का मतलब क्या है? झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहे हैं? आंसर इज नो। झोला छाप डॉक्टर, चाहे वो होता है ना कि पुराने बस अड्डे के पीछे मिलो, तो वो सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिकॉग्नाइज डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया? हॉस्पिटल हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, सैनिटोरियम हो सकता है, ये सारी चीजें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कौन हो सकता है? जो रिकॉग्नाइज सिस्टम के द्वारा रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, यानी एमबीबीएस कर रखा, एमडी कर रखा, तो ये सब क्या है? ये रिकॉग्नाइज है। पैरामेडिक्स का मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गई,
टेक्नीशियंस हो गए, लैब असिस्टेंट हो गए, तो सारे के सारे माने जाते हैं। इनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो एग्जाम्शन है, अदरवाइज एग्जाम्शन नहीं है। ध्यान से सुनना एक बात, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो ना तो आपको रोक भी लिया जाता है कि आपको यहाँ पे 5 दिन रुकना पड़ेगा। पेशेंट को सर्जरी है या किसी भी कारण से 5 दिन रुकना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इन पेशेंट्स जिनको वहाँ रुकना पड़ गया। मतलब जरूरी नहीं सर्जरी की वजह से, कई बार कोई थेरेपी करवानी है उसकी वजह से भी रुकना पड़ सकता है। तो वो उन सब केसेस के अंदर आपको रूम भी देता है, वो रूम के चार्जेस अलग से लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई सीरियस बीमारी है, यानी आईसीयू वगैरह में भर्ती हो गया कोई पेशेंट, आईसीयू में, या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू हो गया, या फिर इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट है, तो इन सारे केसेस के अंदर एग्जेम्पशन 100% मिलेगी। चाहे उसका रूम रेंट 10,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन नॉर्मल वाले के केस में, नॉर्मल, अब आप आईसीयू में नहीं हो, नॉर्मल ठीक हो गए हो, पर आपको थोड़ा बहुत वहां पे हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन रुकना पड़ेगा, आप नॉर्मल कमरे के अंदर अगर आप रुक रहे हो तो वहां पे आप 5,000 से अधिक का किराया दे रहे हो तो माना जाएगा कि यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है। भैया 5,000 से अधिक दे रहे हो, समझ रहे हो आप, 5,000 से अधिक अगर दे रहे हो एक दिन का चार्ज, तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। ये आप हॉस्पिटल में गए हो या होटल के अंदर मौज काट रहे हो क्या, हम यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 5,000 से अधिक अगर किराया हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एग्जेम्पशन काम नहीं करेगा। और यहाँ पे है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, अगर पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है इनके द्वारा, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अगर एम्बुलेंस दे जाती है वो तो एग्जेम्प्ट है, बाकी कोई और भी दे रहा है तो भी एग्जेम्पशन काम करके चलेगा। अब देखो, इन पेशेंट्स को हम कई बार खाना वाना भी देते हैं, ठीक है। चलो उसको छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं डॉक्टर कंसल्टेंट और टेक्नीशियन के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो उसको भी हेल्थ केयर सर्विसेज माना जाएगा। वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है। बाहर से मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने किसी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर को मैंने बुलाया ठीक करने के लिए, तो अब सीनियर डॉक्टर को जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो सीनियर डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को सर्विसेज दी जाती है या हॉस्पिटल को, तो माना जाएगा कि वो भी हॉस्पिटल को सर्विस दे रहे हैं, बट एग्जाम्पशन उनके लिए भी है, ठीक है। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट्स है, अब 10,000 चार्ज किया, 7,500 उसने आपके ऊपर खर्च किया, यानी डॉक्टर के ऊपर, अब बाकी 2,500 हॉस्पिटल ने रख लिया, तो उसको भी माना जाएगा कि वो भी एग्जाम्पशन, सारे के सारे के ऊपर एग्जाम्पशन है। लेकिन कोई बंदा अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो उसको फूड भी दिया जाता है। फूड दिया जाता है, फूड क्या है यहाँ पे, कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ये एंसिलरी एक्टिविटी, वहाँ रुक रहे हो तो क्या आपको अलग से खाना बाहर से थोड़े खाओगे, तो वहाँ पे आपको उसके फूड के ऊपर भी कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। आपका मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है यहाँ पे, तो हेल्थ केयर सर्विस है, हेल्थ केयर एग्जाम्प्ट है तो फूड भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन आपके अलावा किसी और को अगर ये सर्विस दी जाती है, यानी आपके साथ आपके पेरेंट्स आए हैं, उनको अगर खाना खिलाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा। कोई इन पेशेंट के अलावा कोई और बंदा है जिसको भर्ती नहीं किया गया, कोई पेशेंट आया, उसने इलाज कराया, 2 घंटे लग गए, अब सोचा खाना खा के जाता हूँ, तो वो कैंटीन में जाके खाना खा लेता है, होटल के कैंटीन में, तो वहाँ पे टैक्स लगेगा। लेकिन जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती है उसके ऊपर नहीं लगेगा। और अगर हॉस्पिटल कोई और तरीके की सर्विसेज दे रहा है, यानी अपने हॉस्पिटल के अंदर कोई बोर्ड टांग रखा है जिसमें वो दूसरे किसी लैब का प्रचार कर रहा हो या कुछ और, उस तरह वहाँ पे टैक्स लगेगा, वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं है। हेल्थ केयर की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बाकी और चीज़ें नहीं है। अब है आईवीएफ को अब से गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर लिया, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, नेचुरल जो तरीका होता है बच्चे पैदा करने का, उसके अलावा अगर आपने किसी और तरीके से बच्चा पैदा करते तो वहाँ पर भी आपके लिए एग्जाम्पशन दे दिया जाता है। एक चीज ध्यान देना, पहले कोड ब्लड बैंक से रिलेटेड एक एग्जाम्पशन हुआ करती थी, यानी स्टेम सेल को प्रिजर्व करते थे, ठीक है। ध्यान देना, इस एंट्री को यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, जो एंट्री हट चुकी है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछेंगे किस तरीके से, कोड ब्लड बैंक की सर्विसेज क्या टैक्स लगे, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोड ब्लड बैंक की सर्विसेज पहले एग्जाम हुआ करती थी बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। अगर कोड ब्लड बैंक स्टेम सेल प्रिजर्व करता था तो उससे रिलेटेड सर्विसेज एग्जाम होती थी। गवर्नमेंट ने अब नैरो कर दिया, उस एंट्री को हटा दिया, बोलते हैं हम एग्जाम्शन नहीं देंगे अब, तो वहाँ पे। और बायोमेडिकल वेस्ट का अगर ट्रीटमेंट होता था वहाँ पे भी एग्जाम्शन मिला करता था। बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट पे अब एग्जाम्शन नहीं करते हैं, एग्जाम्शन नहीं देते, तो वो आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख के जाना। उसके बाद है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सर्विसेज की बात करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, मेनली मैं पहले इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। पहले इस चार्ट को देखो आप, हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी सर्विसेज दी जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है सबके लिए। सुनो मेरी बात,
अभी मैं एक्सेप्शन नहीं बताया हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन 3 के अलावा गवर्नमेंट ने 3 सर्विसेज ऐसे पकड़े जिसको बोलते हैं हम इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं देंगे, बाकी सब चीजों के ऊपर दे देंगे। पहला है टैप, यहाँ पे टैप आ जाएगा, TAP। टैप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, एग्जेम्पशन नहीं है, यहाँ पर टैक्सेबल होगा हर केस में। लेकिन आप अगर ट्रांसपोर्टेशन की आप आगे एंट्री करोगे तो वहाँ एग्जेम्पशन है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड, गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है, लेकिन कहीं और लिखा हुआ है टैक्सेबल है, लेकिन कहीं और अगर एग्जेम्पशन दे रखा है तो हम देखेंगे उसको बाद में। अभी के लिए आप ये समझो कि सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली टैप वाली सर्विसेज, टैप की सर्विसेज में पहले आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। यहाँ पे पैरिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट के बीच में पैरिटी मेंटेन हो, कंपटीशन आए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर टैक्सेबल कर दिया है। एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और पार्किंग वगैरह की सर्विसेज अगर आप देते हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अगर दी जा रही है तो वहाँ पर टैक्सेबल होगा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, यानी TAP ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट, वेसल और P से पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यहाँ पर टैक्सेबल होगी, सबके लिए टैक्सेबल होगी, चाहे एक इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस एंटिटी हो, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, सबके लिए टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है लेकिन बिजनेस एंटिटी को मैं टैक्स लगाऊंगा, बिजनेस एंटिटी को लगाऊंगा, लेकिन सुनो, टैप तो मैं सबके लिए टैप टैक्सेबल है, ठीक। इसके अलावा जो भी सर्विसेज मैं दे रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है किसी भी अदर देन बिजनेस एंटिटी को, यानी मुझे गवर्नमेंट, अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे अगर गवर्नमेंट सर्विस देती है तो एग्जेम्प्ट है सारी सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज, इस टैप के अलावा सारी सर्विसेज गवर्नमेंट मुझे देती है, वहां पे एग्जेम्पशन चल जाता है, यानी नॉन बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विसेज दी जाती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटे वाले बिजनेस एंटिटी, अब छोटे बिजनेस एंटिटी आप एग्जाम में लिख के मत आना, वहां लिखोगे आप जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं थी पिछले साल, वो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछले साल अगर वो एग्जेम्प्ट था, उसको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन था, तो वहां पर इस साल में गवर्नमेंट कहती है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर मैं सर्विस कुछ भी प्रोवाइड करूंगा, अगर गवर्नमेंट उसको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो यहाँ पर एग्जेम्पशन दे देती है, उसको भी टैक्स नहीं लगाती। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला सुनो, इमोरल प्रॉपर्टी अगर मैं इस बिजनेस एंटिटी को भी दूंगा ना तो भी टैक्स लगाऊंगा भैया, छोटे वाले बिजनेस एंटिटी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपसे हम टैक्स लेंगे। और लार्ज बिजनेस एंटिटी है अगर, तो लार्ज बिजनेस एंटिटी के केस में ऑब्वियसली टैक्सेबल तो रहेगा ही, सब कुछ टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अभी तक के हिसाब से हमने इतना देख लिया। अब रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी अगर छोटा बिजनेस है, गवर्नमेंट बोलती है, वैसे तो हम छोटे वाले बिजनेस जिसका पिछले साल की टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से कम रहा हो तो हम एग्जेम्पशन दे देंगे, लेकिन इमोरल प्रॉपर्टी अगर मैं रेंट पर दे रहा हूं तो वहां टैक्स लगाएंगे, छोटे बिजनेसेस को भी। बड़े बिजनेस है तब तो लगाएंगे, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो उसको नहीं लगाएंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। यहाँ पे आगे ना अदर सर्विसेज जो भी आ जाएंगे, टैप के अलावा सारी अदर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, यानी रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी भी एग्जेम्पशन के दायरे में आ जाएगी। अब गवर्नमेंट एक और चीज कहती है कि सुनो, जहां जहां टैक्सेबल है ना, वहां जहां जहां टैक्सेबल है, अगर अप टू 5000 का मैं सर्विस दे रहा हूं किसी को, अब इमोरल प्रॉपर्टी का रेंटिंग हो गया या कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मान लो बिजनेस एंटिटी को, गवर्नमेंट ने बोला बिजनेस एंटिटी को अगर मैं दे रहा हूं जिसकी टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ऊपर है, उसको टैक्सेबल तो है, लेकिन अगर उसको मैं 5000 तक की सर्विस दे रहा हूं तो वो भी एग्जेम्प्ट है, 5000 तक की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, 5000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज टैक्स एग्जेम्पशन काम करके चलेगा यहाँ पर। तो ये टैप की सर्विसेज था, रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी को कर लो तो रेंटिंग ट्रैप कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और इसकी टैक्सेबिलिटी रिवर्स चार्ज में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में, मैंने रिवर्स चार्ज के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब देखो गवर्नमेंट की सर्विसेज है कई बार 243G और W से रिलेटेड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी आप लिख लेना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सर्विसेज इन रिलेशन टू एक्टिविटीज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243G और W से रिलेटेड अगर सर्विसेज है तो वहां उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता, नो सप्लाई। इसको बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने, कहां पे, सप्लाई चैप्टर के अंदर ही बोला इसको सप्लाई हम मानते ही नहीं, इसको तो गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाती है। जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने सेटअप करा है और गवर्नमेंट का उसके अंदर स्टेक 90% का स्टेक है, 90% और मोर का स्टेक होता है गवर्नमेंट का इस कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। अब गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा अगर प्रोवाइड करी जाती है ये सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वाली तो कर ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा अगर 243G और W से रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही है तो एग्जेम्पशन तो ले लिया था,
मतलब उसको तो नो सप्लाई मान लिया था, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि उस पर भी टैक्स नहीं लगता, इसको भी टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जब यही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पीछे से सर्विसेज ले रहे हैं या फिर आउटसोर्स कर रहे हैं, ऐसे केसेज के अंदर प्योर सर्विस अगर आ रही है गवर्नमेंट को, प्योर सर्विसेज का अगर गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे 243GW सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देना मेरा एरो कहाँ जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ने ली है तो गवर्नमेंट जाने वाली सप्लाई तो नो सप्लाई है और आने वाली सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। सिमिलरली कॉम्पोजिट सप्लाई है जहाँ पे मान लो क्या है 75% तो 75% और मोर सर्विस होना चाहिए। कंपोजिट सप्लाई का ये मतलब नहीं कि गुड्स और सर्विस मिक्स, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई का गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम 25% तक हो सकता है तुम्हारा कुछ, अगर गुड्स भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसा कंपोजिट सप्लाई है जिसमें मैक्सिमम 25% गुड्स है, बाकी सारी सर्विसेज है, यानी मेजोरिटी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ले रही होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ले रही है तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर यही सारी सर्विसेज प्योर सर्विसेज और कंपोजिट सप्लाई ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर ले रही है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन काम नहीं करेगा। ये नीचे एक एंट्री आ रही है उससे रिलेटेड है। अभी तो आउटवर्ड सर्विसेज जो है मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, वहाँ पर नो सप्लाई हो जाता है। और 243GW से रिलेटेड अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए यहाँ पर एग्जेम्पशन इन्होंने बताया, ठीक है। और ये वाली चीज़ें जो मैंने बताई ये आगे कहीं पे एग्जेम्पशन के अंदर दे रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज मैंने कर ली है, सब सारी सर्विसेज 5,000 रुपये तक की हमने कर ली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपस में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम है, जहाँ पे ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन है। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो 12AA और AB के अंदर रजिस्टर्ड है वो कर रहा है तो एग्जेम्पशन है। कोई मिस्टर एक्स कर रहा है तो क्या एग्जेम्पशन है? आंसर इज नहीं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 25,000 पर मंथ पर मेंबर अगर फी कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हो तो एग्जेम्पशन है। अगर उससे अधिक चार्ज कर रहे हो 25,000 से ऊपर तो पूरे का पूरा वैल्यू का टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 पर मंथ चार्ज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन रहेगी। एनजीओ है कोई 12AA में रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो 25,000 से अधिक कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मिस्टर एक्स है जो चार्ज तो कम कर रहा है पर मिस्टर एक्स के लिए एग्जेम्पशन है ही नहीं भैया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनजीओ के लिए एग्जेम्पशन है, अदर्स के लिए नहीं है। उसके बाद अभी हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है वो टैक्सेबल है हर हालत में, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रियायत दिया है। पहले यहाँ पे स्पीड पोस्ट, पार्सल वगैरह सब एग्जेम्प्ट हुआ करती थी और वो टैक्सेबल हुआ करती थी। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट ने बोला कि ये चीज़ें, बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, लेकिन कुछ चीज़ें जो छुटपुट चीज़ें होती है, जब पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है, पोस्ट बुक है और ऑर्डिनरी पोस्ट है कोई भी, मतलब जिसका वेट 9 ग्राम से 10 ग्राम से कम है, वहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। हालांकि मैंने ऊपर बोला था टैक्स हर जगह लगेगा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि चलो छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। और पीएसयू को अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है बाय वे ऑफ गारंटी देती है, यानी आईओसीएल को, आईओसीएल क्या गवर्नमेंट कंपनी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दिया। उसने लोन लेना था, आईओसीएल ने एसबीआई से लोन लिया और गवर्नमेंट वहाँ पे गारंटी देती है। तो गवर्नमेंट अगर गारंटी देती है तो गारंटी फी लेती है कुछ ना कुछ, वो आईओसीएल से कुछ चार्जेस लेती है। लाभ है तेरे को फ्री में गारंटी थोड़ी दे रहा हूँ मैं, तो उसके बदले जो फी ली जा रही है वहाँ पे एग्जेम्पशन काम करेगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा कुछ छुटपुट चीज़ें हैं जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हुए टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक वगैरह की सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट देती है तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन काम करके चलेगा। देखो गवर्नमेंट अगर नॉर्मल किसी बंदे को दे रही है, मुझे दे रही है, तो एग्जेम्पशन तो है ही। ये किसके लिए काम करेगा पता है? जहाँ पे टैक्सेबल है। जैसे मैंने बोला बिजनेस एंटिटी को सब कुछ टैक्सेबल, लेकिन बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टेस्टिंग, कैलिब्रेशन की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट से ले रही है तो गवर्नमेंट को उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, बिजनेस एंटिटी को। मेरे लिए तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ टैब को छोड़ करके, ध्यान रखना। उसके बाद इशू करती है गवर्नमेंट पासपोर्ट, वीजा वगैरह, उसके लिए 1,000-1,500 रुपये लेती है। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन काम करके चलेगा। गवर्नमेंट करती है टॉलरेशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, अगर आपने कोई काम सही से नहीं करा गवर्नमेंट टॉलरेट करती है, उसके बदले अगर आपसे पैसा लेती है। लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज करती है तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हालांकि ये सप्लाई भी नहीं बनना चाहिए, जो कि हमने क्लैरिफिकेशन देखा था, क्योंकि ये माना जाता है कि भैया ये आपका मेन मोटिव नहीं होता है। अब यही काम एग्रीमेंट इस चीज़ के लिए हुआ ही नहीं था कि ये काम ना हो तो मैं आपसे पैसे ले लूँगा, ऐसी बात है, ठीक है। वो हमने उस चैप्टर के अंदर डिटेल में कवर कर रखा है सप्लाई के अंदर। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप इंडिविजुअल फार्मर को दे रहे हो, लेकिन अगर किसी कोई बिजनेस है, टाटा को दे रहे हो, टाटा का टी का बागान है, उसको अगर गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्स देती है
यानी मान लो नदी नाले वहाँ तक पहुँचा दी गवर्नमेंट ने ताकि पानी हो और खेती वगैरह कर सके, तो इसके लिए तो क्या वहाँ पर भी एग्जाम्शन आंसर है, वहाँ पे एग्जाम्शन नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल फार्मर के घर तक नदी लेके गए, नहर लेके चले गए और उनके घर तक हम ट्यूबवेल की सर्विसेज दे देते हैं या कुछ इस तरीके की, जिससे उनका पानी वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज कर पाए, तो वहाँ एग्जाम्शन काम करके चलेगा, अदरवाइज नहीं काम करके चलेगा। उसके बाद है कोई अगर मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेज, ये क्या होता है जनरली? मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेज, आपकी शिप आ रही है ऑफिस आवर के बाद, मान लो रात को 12 बजे आ रही है, आप कहते हो कि हमें स्टाफ चाहिए वहाँ पे, तो आप कस्टम डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की एंटिटी है वो क्या करती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सर्विसेज देती है कि चलो मैं आपके लिए वहाँ पर स्टाफ तो रख दूंगा, ठीक है, स्टाफ लेकिन ओवर टाइम काम कर रहा होगा तो ओवर टाइम मुझे स्टाफ को पैसे देना पड़ेगा, तो हम आपसे चार्ज करेंगे ओवर टाइम का चार्ज, इसको कहते हैं मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय को देगी वही वाली पैसे ओवर टाइम, तो वो तो उनके सैलरी का पार्ट होता है, वो तो वैसे ही शेड्यूल 3 का पार्ट है। उसके बाद 65 भी देखो, ERCC, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, शायद आपने पढ़ते वक्त ध्यान दिया ही होगा, पर एक बार फिर से ध्यान से देना वरना मिस कर जाओगे। स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड में कोयला बहुत होता है, उसने अडानी पावर को बोला कि आप कोयला निकाल लो, अडानी पावर को बोला आप कोयला निकाल लो, यानी राइट टू एक्सट्रैक्ट, राइट टू माइनिंग ऑफ कोयला किसको दे दिया? अडानी को। पहली सर्विस तो ये होगी, सर्विस नंबर 1। उसके बदले में अडानी उनको पैसे देता है। अडानी क्या क्या पैसे देता है? एक तो फिक्स देता है, चलो 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए दिए, मान लो कि 5 लाख टन 5 लाख टन कोयला उत्पादन होगा उसके अंदर, तो 5 लाख टन के 500 करोड़ रुपए दे दिए। अडानी ने उसको कुछ रॉयल्टी भी बोला कि एडिशनल अगर 5 लाख के ऊपर कुछ निकालूंगा ना तो मैं आपको 10% दे दूंगा, जो उसकी वैल्यू होगी उसका 10% मैं आपको दे दूंगा, कुछ भी हो सकता है ये अमाउंट, 10% का अमाउंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो सर्विसेज है ना ERCC की, यहाँ पे वैसे ही लीज माइनिंग की सर्विसेज, तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना नहीं है, ये CA फाइनल का है, CA फाइनल में पढ़ना है, तो यहाँ पे वैसे ही ये RCM लगा करता है, ठीक है, इससे आपको लेना देना भी नहीं। तो इस 500 करोड़ के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर अडानी ने टैक्स पे कर रखा होगा। इसके अलावा जो 10% जो अमाउंट दिया, 10% जितना एक्स्ट्रा निकाला, 5 लाख टन के ऊपर मान लो 1 लाख टन और निकाल लिया, और उसका मान लेते हैं अमाउंट आता है 80 करोड़, तो 80 करोड़ एक्स्ट्रा निकाला आपने, उस 80 करोड़ के ऊपर तो ऑलरेडी आपने टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर दिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि मैं देखने थोड़े बैठूंगा भैया तू कितना टैक्स, वो कितना कोयला निकाल रहा है, तो गवर्नमेंट किसी को मिस्टर एक्स को बिठा देती है कि भैया एक काम कर, तू मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दे, ठीक है, तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो, और तुम उससे जितना एक्स्ट्रा कोयला का वो रॉयल्टी मुझे पे करने वाला है वो मैं नहीं लूंगा, तू ले लियो उसके बदले। अगर वहां पे 10 करोड़ की रॉयल्टी बनेगी ना तेरी हो जाएगी, तू मुझे 2 करोड़ दे दे, बाद में उससे तू 10 करोड़ ले लेना, तो तुम्हें 8 करोड़। यहाँ पे रिस्क है, रिस्क क्या है पता है? अगर वो एक्स्ट्रा कोयला वहां नहीं माइनिंग कर पाता है या होता नहीं वहां पे एक्स्ट्रा कोयला, तो माइनिंग नहीं करेगा। मान लो वो एक्स्ट्रा कोयला कर पाया, कम ही कर पाया, 1 करोड़ का मात्र कर पाया, आपने गवर्नमेंट को दे दिए हैं 2 करोड़, मिस्टर एक्स ने 2 करोड़ दे दिए, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो है अभी रॉयल्टी ये गवर्नमेंट को देने वाला था, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मेरे को मत दे रॉयल्टी, जो एक्स्ट्रा तू कोल प्रोडक्शन करेगा ना वो पैसा डायरेक्ट मिस्टर एक्स को दे देना। तो गवर्नमेंट को देखो सर्विसेज तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, तो RCM में टैक्सेस तो पे हो ही गए। अब यहाँ पे मान लो 80 करोड़ का कोयला प्रोड्यूस हो गया, 10 करोड़ यानी 8 करोड़ रुपए वो मिस्टर एक्स को देगा। 10% का उसने वादा किया था गवर्नमेंट को देने, गवर्नमेंट बोलती है मिस्टर एक्स को दे रहे, तो 8 करोड़ वो मिस्टर एक्स को दे रहा है। तो 8 करोड़ जो मिस्टर एक्स को गया, अगर यही चीज वो झारखंड गवर्नमेंट को देता, टैक्स तो वो ऑलरेडी दे ही चुका है, टैक्स तो वो ऑलरेडी दे ही चुका है उसके ऊपर, जब वो 8 करोड़ दे देता तो टैक्स दोबारा तो नहीं लगेगा। यही चीज इसने क्या किया, एंट्री रोटेट हो गई है। मान लो कि 8 करोड़ उसको ना देकर के मिस्टर एक्स को दे दिया, और मिस्टर एक्स ने इसी 8 करोड़ में से 2 करोड़ एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट को दे दिया, तो भैया एक ही ट्रांजेक्शन तो है, इसके ऊपर 2-2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला ये 2 करोड़ जो है इसके ऊपर एग्जेम्पशन दे देंगे, हम यहाँ पर भी टैक्स चार्ज नहीं करने वाले। लेकिन एक केस हो सकता है जहाँ पे कोयला प्रोडक्शन कम हुआ, एक्सेस कोल कम प्रोड्यूस हुआ, और वहाँ पे मान लो 10 ही करोड़ का कोयला निकला, ठीक, एक्सेस कोयला कितना हुआ 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ के अंदर गवर्नमेंट को कितना देगा, 1 करोड़, यानी 10%। अब 1 करोड़ ही दिया, यानी 1 करोड़ जो यहाँ से आया, यहाँ से 1 करोड़ आया, वो यहाँ 2 करोड़ गया है, तो यानी 1 करोड़ एक्स्ट्रा गया। तो भैया आपने किस बात की 1 करोड़ एक्स्ट्रा दी है, तो जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जो 1 करोड़ अगर एक्स्ट्रा निकल के आता है तो वहां पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ऐसा मैंने आपको समझा दिया, ये चीज एंट्री आप एक बार पढ़ लेना, वैसे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी।
उसके बाद है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के द्वारा अगर सर्विसेज दी जा रही है तो यहाँ पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगा। कहाँ पे दी जा रही है? मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या रिहैब सेंटर या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर कोई और एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर्ड है, तो उनके द्वारा रिहैब की सर्विसेज दी जा रही है, वो भी एग्जेम्प्ट है। अब देखो एक और एग्जाम्शन, अभी थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, और हो सकता है कभी पूछ भी दे, कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे कहते हैं प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड? तो हाउसिंग फॉर ऑल, गवर्नमेंट का एक स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, अर्बन एरिया के अंदर गवर्नमेंट चाहती थी 2022 तक हम सबको अपना घर दे दें, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत अगर गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, उससे रिलेटेड अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, प्योर लेबर सर्विसेज दे रहे हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, और वो कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज आपने लगाई है, ट्यूबवेल है जहाँ पे मान लो फार्मर का कोई एग्रीकल्चरल यूज के लिए ट्यूबवेल लगा रखा है, वहां तक उस ट्यूबवेल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां तक अगर आप बिजली पहुंचाने का काम करते हो, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, या जो डिस्कॉम होते हैं, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर फॉर एग्रीकल्चर यूज, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। उसके बाद है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड। ओरिजिनल वर्क्स क्या होता है? जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन आपने घर बनाया तो फर्स्ट टाइम बनाया, तो उससे रिलेटेड अगर आपने ओरिजिनल वर्क्स दिया है, यानी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, यानी एक इंसान के रहने के लिए, उसके आवास के लिए आपने बनाया, अदर देन बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो बिल्डिंग के अंदर आपने, वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, 20 मंजिला बिल्डिंग बनता है, 10 मंजिला बिल्डिंग बनता है, उसके अंदर अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो तो टैक्सेबल होगा। लेकिन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट मैं अपने लिए घर बनवा रहा हूँ और उससे रिलेटेड मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेता हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की वो सर्विस देता है, तो वहां पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अब देखो ये काफी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। आपके लिए चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट भी अच्छा था, एजुकेशनल वाली सर्विसेज हो गई, मेडिकल सर्विसेज थी जो हेल्थ केयर की सर्विसेज, ये हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, तो ये थोड़ा सा रेलिवेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या है, 3 तरीके से पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटर के थ्रू, लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू। सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर में इनलैंड वाटर है, इनलैंड वाटर मतलब इंडिया के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह आप बोट वगैरह से जाते हो, कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह नदियों के थ्रू, या फिर जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे चले जाओ ना, तो वहाँ कई सारे छोटे छोटे द्वीप है, वो सारे इंडिया का पार्ट है, इंडिया के कई सारे द्वीप है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते हो तो वो सब क्या इनलैंड वाटर माना जाएगा, क्योंकि वो एक टेरिटरी के अंदर की पानी है और उसको इनलैंड वाटर बोला जाता है। वहाँ पे अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, जो भी जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं सब कुछ एग्जेम्प्ट है। अदर केसेज है, यानी टूरिज्म पर्पस से जा रहे हो आप, टूरिज्म पर्पस से वेसल वगैरह के अंदर सर्विसेज ले रहे हो तो वहाँ पर टैक्सेबल है। लेकिन वैसे उसके अंदर भी अगर मान लो प्रीडोमिनेंट यूज वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टूरिज्म के पर्पस से है तो टैक्सेबल होगा, मैंने एग्जेम्प्ट शायद बोल दिया था। अब बात करते हैं एयर की सर्विसेज। देखो पहले लैंड को बाद में देखते हैं, एयर में देखते हैं। एयर के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, कुछ एरियाज को या फिर कुछ एयरपोर्ट को। तो गवर्नमेंट ने करा है क्या कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, उन सभी स्टेट्स के अंदर, यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम ने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और कौन सा बच गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और कोई एक बच गया होगा। तो वो 7 सिस्टर्स जो है वो, और सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, पर सिक्किम को भी गवर्नमेंट ने एग्जाम करा। ये सारे टेरेन है जो थोड़ा सा यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला इन एरियाज के अंदर अगर फ्लाइट जाती है, या तो वहाँ एम्बार्क करती है, वहाँ से एम्बार्क करती है, या फिर वहाँ लैंड होती है, यानी टर्मिनेट होती है, दोनों ही केसेस के अंदर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, एग्जाम्पशन है। साथ ही में सिक्किम भी है, और बागडोगरा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर है, यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और सिमिलरली आरसीएस है, मतलब अगर उसकी गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है, मान लो उड़ान स्कीम है,
उड़ान स्कीम के अंतर्गत कई सारे एयरपोर्ट्स को नोटिफाई कर रखा उन्होंने एडिशनल कनेक्टिविटी सर्विसेज। अगर उन एयरपोर्ट्स पे कोई एयरलाइन सर्विसेज देती है, उन एयरपोर्ट्स पे, यानी छोटे छोटे होते हैं, उन एयरपोर्ट्स पे अगर कोई एयरलाइन सर्विसेज देती है, वहां पे उसको नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट बोलती है मैं वायबिलिटी गैप फंडिंग करूंगा, जितना भी लॉस होगा आपको लॉस नहीं होने दूंगा, उसके लिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है, तो उस गैप फंडिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं लैंड के दूर। तो लैंड पे क्या चलती है भैया, लैंड पे रेलवे भी हो सकता है और लैंड पे आपकी बस, ऑटो, टेम्पो, ये सारी सर्विसेज भी हो सकती है। तो लैंड पे अगर रेल चल रहा है, देखो गवर्नमेंट चाहती है रेल वगैरह को प्रमोट करना, क्यों चाहती है, यहाँ पे एक बार में बहुत सारे पैसेंजर कैरी हो जाते हैं, तो यानी रोड वगैरह को इंगेज नहीं होते। लेकिन रेल के केस में गवर्नमेंट ने बोला जो शहरों के अंदर चलती है, जैसे मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया, ट्रामवे हो गया, ट्राम वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एग्जेम्पशन दे दिया है, यहाँ पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। लेकिन रेल के द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे इंडियन रेलवे है, तो वहां पर भी जो गरीब जनता है, यानी स्लीपर में जाने वाली जनता और जनरल में बैठ करके जाने वाली जनता, उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया। लेकिन जो अमीर जनता है, जो फर्स्ट क्लास में जाती है, नॉन एसी फर्स्ट क्लास या फिर किसी भी तरीके का एसी, तो वहां पर टैक्स लगेगा। नॉन एसी फर्स्ट क्लास और किसी भी तरीके का एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट ईयर, वन ईयर, सबके अंदर जीएसटी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्पशन किसको है, तो जो गरीब जनता है, स्लीपर वगैरह में जाती है, स्लीपर और जनरल, जो नॉन एसी कोचेज हैं अदर देन फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास, तो वहां पर एग्जेम्पशन दे दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं रोड की द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रोड में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज, दो तरीके की चीजें हैं, ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे व्हीकल चाहिए, मैं कोई कंपनी हूँ, मुझे व्हीकल चाहिए, तो ये क्या है, स्टेज कैरेज, जहाँ पे मैं भाड़े पे ले लेता हूँ गाड़ी। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज क्या होती है, जो स्टेज आप देखते हो ना, सरकारी बसें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसका रूट फिक्स होता है, इतने बजे आएगी, यहाँ पे इसका बस स्टॉप है, यहाँ पे रुकती है, वहां से पैसेंजर उठाती है, चली जाती है, इस तरीके से काम होता है उसका, तो उसको बोलते हैं स्टेज कैरेज। अगर एसी है, एयर कंडीशनर है, तो वहाँ पे हर केस में टैक्सेबल लगेगा। लेकिन आप जाते हो दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाकी भी शहरों में होता है एसी बस, तो वहाँ पे जो टिकट ली जाती है ना, उसके ऊपर 10 रुपये 20 रुपये फिक्स प्राइस लिखा होता है, उसके ऊपर जीएसटी लिखा होता है, जीएसटी नहीं लिखा होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जीएसटी लग नहीं रहा, वो जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस है। जैसे आप दवाई खरीदते हो ना, पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, अलग से आपको टैक्स लिख के नहीं देता, पर वो टैक्स इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेज कैरेज हो, दोनों के केस में एसी अगर है तो टैक्सेबल रहेगा, नॉन एसी है तो सुनो, स्टेज कैरेज के केस में तो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, नॉन एसी हो गया तो उसके ऊपर जीएसटी का एग्जेम्पशन है, टैक्सेबल नहीं है वो, मतलब यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा नॉन एसी के केस में। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, नॉन एसी है, और वो टूरिज्म पर्पस के लिए लिया जा रहा है, मैंने किसी कंपनी ने बोला कि मुझे कार दे दो, मुझे एक व्हीकल चाहिए, बस दे दो, मैं अपने इंप्लॉइज को घुमाने लेके चलता हूँ, 3 दिन के लिए मुझे बस चाहिए, तो वहां पर टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर नॉन एसी अदर देन टूरिज्म पर्पस के लिए ले रहे हो, मतलब आपको अपने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उनके घर से डेली ऑफिस लेके आना है, एक रूट पे फिक्स है, तो वहां पर एग्जेम्पशन काम करेगी। लेकिन ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर आप इस तरीके से हायर करते हो कि वो मेरे को आप दे दो, मैं सोचूंगा क्या करना है, मुझे 3 दिन के लिए दे दो, मैं सोचूंगा इस गाड़ी को क्या करना है, कैसे लेके आना है, अपने एम्प्लॉय को जाना है, किस रूट से जाऊंगा, कब जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मेरे डिस्पोजल पे है गाड़ी, मैं उसका कैसे यूज करता हूं, तो उस केस में टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन वहां काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वही मैं बोलता हूं कि मुझे अपने पैसेंजर को एक्स लोकेशन से पॉइंट टू पॉइंट सेल बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, तो वहां पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। मीटर्ड कैब के केस में हमेशा टैक्सेबल होगा, मीटर्ड कैब हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, और रेडियो टैक्स हमेशा टैक्सेबल होगा। देखो जो हमेशा टैक्सेबल है वो तो ठीक है, लेकिन जहां जहां मैंने बोला कि ये चीजें एग्जेम्प्ट है, जैसे स्टेज कैरेज नॉन एसी है, एग्जेम्प्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट तो है, अच्छा लगा सुन के। लेकिन अगर ये एग्जेम्पशन, मान लो यही मीटर्ड कैब की, स्टेज कैरेज की सर्विसेज किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे रेड बस हो सकता है, जैसे आपका ओला हो सकता है, उबर हो सकता है, अगर ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है दोस्त, ध्यान देना, यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है, यहाँ पर ई कॉमर्स इज लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है। एग्जेम्पशन वैसे तो एग्जेम्पशन है, देखो जैसे नॉर्मल ऑटो वाला आप देते हो, हाथ देते हो, रोक लेता है और उससे आप बैठ के चले गए, तो वो ऑटो एग्जेम्प्ट है। लेकिन वही ऑटो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चल रहा होता तो फिर टैक्सेबल हो जाता, ई कॉमर्स इज लायबल टू पे जीएसटी, इस तरीके की बातें हमने कर रखी है।
अब बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट होता है अगर रोड से, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट भी तीनों मोड से हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है और थल हो सकता है, जल थल वायु तीनों से हो सकता है। अब यहाँ पे कहा है इन्होंने कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है, बाय रोड एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट कुरियर की सर्विसेज और जीटीए के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर वही ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कौन कर रहा है, जीटीए कर रहा है, तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर इनलैंड वाटर से कर रहे हो, मतलब वही इंडिया के अंदर पानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो एग्जेम्पशन है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो दो तरीके का हमने एग्जेम्पशन देख लिया अभी तक। एक तो रोड देख लिया हमने, और रोड के साथ साथ और भी एक चीज चलती है, क्या पता है, जमीन पर एक और चीज चलती है, वो है ट्रेन, मालगाड़ी। अब मालगाड़ी से अगर रेलवे से अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन आती है, हालांकि टैक्सेबल है बट कुछ एग्जेम्पशन है। यही एग्जेम्पशन सेम टू सेम रेल वेसल के केस में भी है और जीटीए के केस में भी है। बाकी जो नॉन जीटीए ट्रक वाले हैं उनके लिए तो एग्जेम्प्ट है ही है। जीटीए के लिए क्या क्या एग्जेम्पशन है, देखो जीटीए के लिए अगर जीटीए है, चाहे रेलवे के थ्रू अगर रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट से, न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, दूध दही लस्सी, ये सब चीज़ें हैं, मतलब मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन है, एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर है, एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्जेम्प्ट है। कहीं पे मान लो कोई वो आ गया रिलीफ मटेरियल वगैरह है, तो बाढ़ वगैरह आ गई, तो वहाँ पे अगर आप रिलीफ मटेरियल भेज रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जीटीए के द्वारा अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो एग्जेम्पशन है, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उनको दी जा रही है तो एग्जेम्पशन है। अदरवाइज किसी फैक्ट्री वगैरह को दी जा रही है, इवन दो कि वो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी उनको टैक्स लग जाएगा। रिवर्स चार्ज के अंदर उनको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनके डिपार्टमेंट और एजेंसी को सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन काम करेगा। कब, अगर उस जीटीए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है जीएसटी के अंदर, उसने एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के पर्पज से, तो वहां पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। अगर जीटीए के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो वहां पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और जीटीए कौन होता है, जीटीए जो अपना खुद का कंसाइनमेंट नोट इशू करता हो, ऐसे बंदे को हम जीटीए बोलेंगे, ऐसे ट्रक ड्राइवर को हम जीटीए बोलते हैं। और वो बोलते हैं इन रिलेशन टू, यानी जीटीए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, जीटीए वेयर हाउसिंग भी कर सकता है, पैकिंग अनपैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी सर्विसेज भी दे सकता है। और वो अपने ऊपर कंसाइनमेंट नोट का मतलब होता है, वो कंसाइनमेंट होता है कि अब मैं आपकी सामान की जिम्मेवारी मेरी, मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो वो थोड़ा सा उनके लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज बाकियों के लिए एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की बात। देखो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अगेन इंटरेस्ट की सर्विसेज है। अगर लोन एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट और एडवांसेज, डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेज अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वहां पे एग्जेम्पशन है, जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो और उसको मतलब कंसिडरेशन है इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर आपको दिख रहा हो तो वहीं पर एग्जेम्पशन है। इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे अगर मिल रहा हो तो एग्जेम्पशन नहीं है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है। देखो मिस्टर राहुल, कोई भी आदमी दे सकता है किसी को भी, अगर एग्जेम्पशन मैं आपको दे रहा हूँ ना लोन और आप मुझे ब्याज दे रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके केस में राहुल ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक उसको ब्याज देती है 4%, क्या ये एग्जेम्प्ट है? 4% है, ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट है, यहाँ टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बैंक आगे मिस्टर श्याम को पैसा देती है तो वो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। या फिर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी की बात अगर कर रहे हैं, सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है अमंग्स बैंक, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से ले रही है, दे रही है। आगे नीचे देख लेते चलो। लेकिन इंटरेस्ट के अलावा कोई और चीज अगर बैंक चार्जेज लेती है, या लाइक सर्विस चार्जेज है, फी है, डॉक्यूमेंटेशन फी है, ब्रोकिंग चार्जेज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज, वो सारे कैंसिलेशन चार्जेज हो सकते हैं, लोन कैंसिल कराने के चार्जेज, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको है तो इंटरेस्ट या डिस्काउंट के थ्रू। अगर डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, मान लो आपने चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक है, भैया कि मैं आपके सामान तो ले जा रहा हूँ, मैं सामान आपको पैसे मैं आपको 30 दिन बाद दूंगा, ठीक है। 30 दिन बाद आपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि भैया 30 दिन बाद जाके बैंक में दे देना ये चेक,
पैसे ले लेना, उस समय मैं बैंक में पैसे डाल दूंगा, अभी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, पर मुझे पैसे चाहिए आज के डेट पे। तो मैं गया बैंक के पास, देखो ये मुझे 30 दिन बाद पैसा देगा, आप चाहो तो इसके बदले कुछ दे दो यार। तो बैंक ने बोला चलो लाओ चेक दे दो, ये बंदा जब मुझे देगा ना तो मैं इससे पैसे ले लूंगा, अभी तू ले ले ये। तो बैंक उसको 95% पैसा देती है, यानी 20,000 था मान लो प्राइस, उससे चार्ज करना था मुझे 20,000 का। मैं जा करके चेक देता हूँ बैंक को, ये भैया 30 दिन के बाद गया लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए। गवर्नमेंट बैंक कहती है कि ले लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आपको 95% अमाउंट दे दिया, 5% उसने रख लिया, और आगे जब वो यानी 19,000 रुपये कितना आ गया, 95% 19,000 हो गया ना, 19,000 रुपये आपको दे दिया बैंक ने, 1,000 नहीं दिया आपको। और जब वो एक्चुअल में 30 दिन बाद क्या करेगी बैंक, उससे 30,000 रुपये चेक को डिस्काउंट कर लेगी, जब उसके अकाउंट में सच में पैसे होंगे तब। तो उस 1,000 बैंक बीच में कमा गया। तो माना जाता है बैंक ने आपको 1 महीने पहले पैसा दे दिया, उसके बदले 1,000 है, तो वो भी डिस्काउंट जो है वो इंटरेस्ट का ही शक्ल होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग को भी एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, आप देखना एक बार, इसको खुद से देख लेना। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर वो आता है ब्याज है, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन काम नहीं करेगी, वहाँ टैक्स लग जाएगा अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। और देखो कई बार पेनल, अगर आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, सामान बेच रहे हो और आपने खुद ही ये फैसिलिटी दे दी, ये एग्जेम्पशन देखो, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने सामान बेचा 40,000 का, आपने बोला कि 4 महीने में पैसे पे कर दिए 11,000 के, आपने EMI की फैसिलिटी दे दी, तो आप 4 महीने तक बेसिकली उसको फ्री में पैसा तो यूज करने दोगे नहीं, तो आप क्या बोलते हो, ब्याज के साथ मैं वापस लूंगा, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, 44,000 रुपये तू वापस करेगा, 11,000 पर मंथ 4 इंस्टॉलमेंट में। तब ये 4,000 जो है, क्या इसके ऊपर अलग से टैक्स लगाया जाएगा? जो कोई इनवॉइसिंग कैसे भी किया हो, यानी 40,000 का अलग से कर दिया हो, 4,000 इंटरेस्ट का अलग से करे, या फिर पूरे 44,000 का करे, जैसे भी करो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई आपका टैक्सेबल होता है जनरली। तो इसको भी एग्जाम्पशन, इसको पूरे वैल्यू को 44,000 का वैल्यू माना जाता है, 44,000 के ऊपर टैक्स लगता है, यहाँ पे एग्जाम्पशन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 40,000 का फोन लेना था, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया 40,000 रुपये, तो वहां पे जब आप एग्जाम्पशन बैंक को दे रहे हो, तो बैंक तो अलग सर्विस है ना, बैंक जो आपको इंटरेस्ट, बैंक को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन जो 40,000 रुपये आपने उसको दिए, उसके ऊपर टैक्स लगता रहेगा जनरल कैटेगरी में। और भी कुछ सर्विसेज थे बैंक के, हाँ, ऑथराइज डीलर वाली सर्विसेज। अगर बैंक को सर्विसेज दे रहा है, क्या चीज के सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन का सर्विसेज, बैंक को दे रहा है, एग्जाम्पशन है। बैंक अगर किसी ऑथराइज डीलर को दे रहा है, एग्जाम्पशन है। ऑथराइज डीलर को दे रहा है, एग्जाम्पशन है। ऑथराइज डीलर बैंक को दे रहा है, एग्जाम्पशन है, ठीक है। लेकिन बैंक अगर किसी पब्लिक को दे रही है तो टैक्सेबल है। बैंक अगर किसी पब्लिक को दे रही है तो सिमिलरली कोई ऑथराइज डीलर अगर पब्लिक को दे रहा है तो टैक्सेबल है। यानी बैंक को दे रहा हो, आपस में एक दूसरे को अगर दे रहा है तो एग्जाम्पशन है, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं है। और क्या सर्विसेज थी बैंक की? अच्छा, अब जनधन योजना है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत अगर बेसिक सेविंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो तो वहां पर GST नहीं लगाया जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं एक्वायरिंग बैंक, अगर 2,000 तक का ट्रांजैक्शन आप चार्ज करते हो तो वहां पे एग्जाम्पशन दे दिया जाता है। एक्वायरिंग बैंक अगर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन का चार्ज लेती है, उस केस में आपको एग्जाम्पशन दे दिया जाता है, ठीक है। नीचे आओ, कुछ चीजें नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ना कई बार इंटरमीडियरी सर्विसेज दिए जाए, इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर कोई रजिस्टर करा रखा खुद को, तो यहां पर जो IFS के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विस SEZ के अंदर लोकेटेड है। वो SEZ जो कि IFSC से का स्टेटस मान्यता प्राप्त है, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो अभी की गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर। वो अगर किसी कस्टमर को जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया,
उसको सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर एग्जाम्शन काम करके चलेगा। ठीक है, और ये खत्म हो जाती है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आप खुद ही देख लेना, इसमें कई सारे, जिसमें भी गवर्नमेंट हो, आर्मी हो, ऐसी चीज़ें हैं, या गरीबों के लिए हो, जनधन योजना है, जनश्री योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो, ये आप खुद ही देख लेना, नजरे फेर लेना एक बार। तो ये सारे एग्जाम्शन है। और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा या IRDA के द्वारा, तो यहाँ पर भी एग्जाम्शन काम करके चलता है। नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट के द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो एग्जाम्शन मिलेगा। हार्ट इंश्योरेंस के, कैटल इंश्योरेंस, ट्राइबल वगैरह, ये सारी जो जनरल इंश्योरेंसेज है ये भी एग्जेम्प्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, जो भी है इस तरीके की आपको समझ में आ जाएगा देख करके कि एग्जाम्शन है, तो ये एग्जाम्प्ट ही होता है। इन सारी सर्विसेज की हमने बात कर ली। उसके बाद है बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज देखते हैं। देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है बैंक को तो एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक्स को सर्विसेज दे रहा है अदर देन रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड, तो यहाँ पे टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल है। तो यानी बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक्स को दे रहा है और बिजनेस फैसिलिटेटर को कोई एजेंट सर्विसेज दे रहा है, यानी बिजनेस फैसिलिटेटर ने आगे एजेंट हायर करके रखे होंगे, वो एजेंट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस दे रहा है तो दोनों एग्जेम्प्ट है। लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर अगर रूरल एरिया के अंदर नहीं है, अर्बन एरिया या फिर अदर देन रूरल एरिया के अंदर है, तो वहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा जो बैंक को सर्विसेज दे रहा है वो तो टैक्सेबल है, और एजेंट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। यानी दोनों टैक्सेबल है। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को दे रही है तो भी टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। अगर एजेंट बिजनेस फॉरवर्ड बिजनेस फैसिलिटेटर को दे रही है तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स लग जाएगा। इसी तरीके से आ जाते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स। अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स बैंक को दे दें जो रूरल एरिया के अंदर है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर कोई एजेंट है जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है तो यहाँ पर भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आगे अगर जो बैंक को सर्विसेज दे रहा है अदर देन रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड, अदर देन रूरल एरिया के अलावा अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंक्स को सर्विसेज देती है तो यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में। और एजेंट अगर सर्विसेज दे रहा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को तो वो RCM के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रही है तो यहाँ पर भी एग्जेम्पशन है। अब देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट तो हमने देख लिया था, 2B हमने देख लिया था, यही वाली हम बात कर रहे थे। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऊपर कर लिया था, 243G और W करते वक्त हमने ये वाली बातें एंट्री भी कवर कर लिया था। यानी गवर्नमेंट को अगर प्योर सर्विसेज दे रहे हो तो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा इन रिलेशन टू आर्टिकल 243G W। लेकिन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हो तो एग्जाम्पशन नहीं था, ये ध्यान रखना। अब गवर्नमेंट के द्वारा फेयर प्राइस शॉप वगैरह से सर्विसेज दी जा रही है वो भी एग्जाम्पशन है। अगर मतलब गवर्नमेंट को अगर फेयर प्राइस शॉप पे सर्विसेज मिल रही है तो वो एग्जाम्पशन है। अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम है तो वो भी एग्जाम्पशन है। ये सब थोड़े से डल पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये देखना 72 नंबर, अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है किसी गवर्नमेंट के कहने पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि 75% जो कॉस्ट है ना वो मैं बियर कर लूँगा, अगर गवर्नमेंट ने 75% या उससे अधिक का कॉस्ट बियर किया हुआ है जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वो एग्जेम्पशन आ जाएगी। अगर मुझे गवर्नमेंट कहती है कि 30 डिजेबल्ड बच्चे को आपको पढ़ाना है और उसके बदले गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है, यानी जो मेरा फी है उसका 75% गवर्नमेंट बियर कर लेती है और बाकी 25% कोई भी बियर कर ले, कोई प्राइवेट कर ले या मैं कर लूँ या वो खुद कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 75% अगर गवर्नमेंट ने कर लिया बियर तो वहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अपफ्रंट अमाउंट देखो, अपफ्रंट अमाउंट क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट कई बार कुछ चीज़ों को डेवलप करने के लिए, कोई एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ पे जो जैसे ये जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए जो साइड के इलाके हैं उसको गवर्नमेंट ने भाड़े पे दे दिया, लीज पर दे दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे आप शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, कोई इंडस्ट्रियल या वैसे कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कोई आप बिजनेस शुरू करो, वहाँ पे उस एरिया को हमें डेवलप करना है, तो उस चीज़ के लिए अपफ्रंट अमाउंट आप पे करना होता है। उसको लीज पर लेने के लिए, उस इमोलपट्टी को लीज पर लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपफ्रंट अमाउंट देना होता है। मान लो अपफ्रंट अमाउंट का सम है 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये मान लेते हैं, 50 लाख रुपये। अब आप उसको डेवलप करोगे 2 साल बाद वो ITC तो आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट कहते हैं लीज में हम ITC दे रहे हैं आपको,
लेकिन आईटीसी तो मिलेगा जब हम बिजनेस शुरू करेंगे, तब उसका कोई फायदा होगा। मेरा कैपिटल ब्लॉक रह जाता है इतने सालों तक, तो गवर्नमेंट कहती है जो अपफ्रंट अमाउंट जो आप पे करते हो ना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दिया जाता है। तो ये कौन दे सकता है? वो गवर्नमेंट दे रहा है हो, या फिर कोई और भी एंटिटी हो जिसमें गवर्नमेंट का 20% और मोर का ओनरशिप हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस देने वाली कंपनी का नाम है स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या कोई भी दूसरा पर्सन जहाँ पे 20% और मोर ओनरशिप हो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी का भी, तो वो सब भी सर्विसेज अगर दे रहे हैं। और लोन लीज का टेन्योर जो है 30 साल से अधिक का होना चाहिए, 30 साल या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे केसेज में अपफ्रंट अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो पीएलसी है मतलब प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज अगर आप दे रहे हो, मान लो कि जो मेन एंट्री पे है इसका तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गेट है, एक मेन गेट है, मेन गेट के पास ज़्यादा प्राइस होता है। लेकिन इधर वाले जो शॉप्स हैं इसका थोड़ा कम होगा प्राइस, इसका मान लो 30 लाख है, इसका 50 लाख है, तो माना जाएगा भैया जो अमाउंट जो दे रहे हो ना, अपफ्रंट अमाउंट जितना दे रहे हो, 30 दे रहे हो, 50 दे रहे हो, अगर आप प्रेफरेंशियल लोकेशन की वजह से ज़्यादा पे कर रहे हो तो उसको भी माना जाएगा कि वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा जाएगा। लीगल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लीगल सर्विसेज अगर कौन प्रोवाइड करता है लीगल सर्विसेज? सबसे पहली बात तो एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, या फिर वही एडवोकेट अपना फर्म बना लेता है। एडवोकेट भी 2 कैटेगरी के होते हैं, जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होता है? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी हो कि ये सीनियर एडवोकेट है, भैया इनका इस फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो गवर्नमेंट उससे पूछती है भैया तुम्हें सीनियर एडवोकेट बनना है? हाँ बनना है, तो उनको सीनियर एडवोकेट बना देती है। और जूनियर एडवोकेट पर जो सीनियर नहीं है वो सारे जूनियर है, ठीक है। तो जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट होते हैं, और उन्हीं लोगों ने मिलकर अगर फर्म बना ली अपनी तो फर्म ऑफ एडवोकेट्स कह सकते हैं। अगर इनके द्वारा लीगल सर्विसेज दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है। इनके द्वारा लीगल सर्विसेज, देखो बकवास तो वो हजारों कर सकते हैं, सारी सर्विसेज एग्जाम नहीं है, लीगल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बाकी सर्विसेज टैक्सेबल रहेंगी। तो अगर ये एडवोकेट दे रहा है, चलो जूनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है तो यहाँ पे एग्जाम्पशन। लेकिन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को। यानी अगर मुझे कोई एडवोकेट सर्विस देता है तो वहाँ पे मान लो शादी ब्याह तलाक का, अगर अब तलाक हो गया किसी का, उससे रिलेटेड अगर सर्विसेज दे रहा है तो वहाँ पे एग्जाम्पशन काम करेगी, है ना। किसी के बीवी ने उसको पीट दिया तो वहाँ पे एग्जाम्पशन काम करेगा। आप अगर आप कोर्ट में घसीट के ले जाते हो अपनी बीवी को, तो वहाँ पे नॉन बिजनेस एंटिटी केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कॉमन एग्जाम्पशन किसको दे रहे हैं? ऐसी बिजनेस एंटिटी को, जो बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख, 40 लाख से कम था, यानी ही वाज लायबल टू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एग्जाम्पशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसको पिछले साल में टर्नओवर कम था, कम होने की वजह से उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलना था। ऐसे लोगों को अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन उसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से कम था, ही वाज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कॉमन एग्जाम्पशन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को अगर दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहे हो, तो यहाँ पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहे हो, तो एग्जाम्पशन काम करके चलेगा। टर्नओवर किसी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इतना कम था, सो दैट ही वाज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से कम था, तो वहां पर भी उसको रजिस्ट्रेशन आपको टैक्स नहीं लगाओगे, एग्जाम्पशन काम करेगी, चलेगी। लेकिन आपस में जूनियर एडवोकेट को दे रहा है, एडवोकेट मतलब 2 तरीके के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट दोनों हो सकते हैं। तो एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट, इन दोनों के लिए ही है, देखो ध्यान से, ये सिर्फ एग्जाम्पशन इन्हीं दोनों के लिए है। जूनियर एडवोकेट को दे रहा है, यानी जूनियर एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट किसी को भी दे रहा है तो एग्जाम्पशन है। या फिर जूनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे रहा है तो एग्जाम्पशन है। सिमिलरली फर्म ऑफ एडवोकेट्स जूनियर एडवोकेट को दे रहा है, एग्जाम्पशन है। फर्म ऑफ एडवोकेट्स सीनियर एडवोकेट को दे रहा है तो एग्जाम्पशन है। फर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे रहा है तो एग्जाम्पशन है। ध्यान देना एक बात, अगर सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर एडवोकेट को दे रहा है तो एग्जाम्पशन है, आंसर इज नहीं। यहाँ पर अभी तक हमने नहीं देखा। हाँ, लेकिन अगर उसकी टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से कम होगी तो वो बिजनेस एंटिटी तो वो भी है, जूनियर एडवोकेट को भी बिजनेस एंटिटी माना, बिजनेस एक्टिविटी जो कर रहा है बिजनेस एंटिटी। तो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से कम कर रहे हो तो फिर तो वो बच जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगा देती है, ठीक है। हम अभी एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है, यानी आप कोर्ट में ना जाके कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करते हो कोई, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू कर सकते हो। अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इनके द्वारा भी प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, सबके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, सब एग्जेम्प्ट है। बस जहां टैक्सेबल होगा तो वहां रिवर्स चार्ज के अंदर, यानी बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के ऊपर थी, उसको अगर
ये चारों लोग मिलकर के जूनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रही है तो वहाँ पे टैक्स लगेगा और आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा। अगर सीनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट्स को या फिर जूनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। रिवर्स चार्ज के अंदर फर्म ऑफ एडवोकेट को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से उनकी टर्नओवर ज़्यादा है, क्योंकि अदरवाइज वो भी बिजनेस एंटिटी माने जाएंगे, फिर टैक्स नहीं लगेगा अगर उनका कम है टर्नओवर तो। और देखना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लीगल सर्विसेज ही एग्जेम्प्ट है, लीगल सर्विसेज और साथ में कोई कंसल्टेंसी और रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन बाकी बकवास अगर वो कर रहे हैं तो वो एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं आएगा। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स इवेंट जो कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है वहाँ पे स्पॉन्सरशिप एग्जेम्प्ट हो जाती है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट चाहती है खेल को प्रमोट करना, स्पॉन्सरर अगर पैसे देता है तो वहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाती है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या फिर कोई भी ओलंपिक वगैरह है या पंचायत युवा क्रीड़ा योजना, इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल गेम्स वगैरह है तो इन सब केसेस के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है स्पॉन्सरशिप पे। ये रहा बीएसएनएल चौका, एग्जेम्पशन मिल जाएगी यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, अब स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक गवर्नमेंट की एंटिटी है जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अंदर ये एक एनजीओ है, एनपीओ है, सेक्शन 8 कंपनी जिसे आप कहते हो कंपनीज एक्ट का, और गवर्नमेंट का इसके अंदर 49% एक होता है, 51% किसी प्राइवेट पर्सन का भी हो सकता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये चलता है। और ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज किस तरीके की पता है, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वोकेशनल सर्विसेज देते हैं ताकि लोगों को तैयार किया जा सके काम करने के लायक, एम्प्लॉयबल स्किल सिखाते हैं लोगों को। अगर और ये किसी कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर सिखाते हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी आपको नजर आ जाएंगी। जैसे आपको इसके अंदर हीरो नजर आ रहा है, हीरो है, होंडा है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इंडियन ऑयल तो ये पीएसयू है गवर्नमेंट की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बहुत सारे हैं, सारे कंपनी हो सकते हैं इसके अंदर, कोई जरूरी नहीं है किसी एक प्रकार की कंपनी हो। तो इनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो ये भी एग्जेम्पशन के दायरे में आ जाता है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुछ कौशल योजना, वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 78 नंबर एंट्री जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो पूछ सकते हैं आपसे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू फोक क्लासिक आर्ट फॉर्म्स, फोक और क्लासिक आर्ट फॉर्म्स ऑफ किस चीज का, म्यूजिक, डांस और थिएटर, इन 3 चीजों से रिलेटेड अगर सर्विसेज दे रहा है जहां पे उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख से अधिक ना हो, अप टू 1.5 लाख है कंसिडरेशन। कोई आर्टिस्ट सर्विसेज दे रहा है कहाँ पे, किसी थिएटर के अंदर, म्यूजिक कंसर्ट के अंदर या फिर डांस परफॉर्मेंस के थ्रू सर्विसेज दे रहा है और उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख से अधिक ना हो। और डांस ऐसे नहीं कि मतलब वो डिस्को डांस नहीं, फोक डांस, फोक म्यूजिक उसकी बात कर रहे हैं, क्लासिक फॉर्म्स ऑफ कथक हो गया, भारतनाट्यम डांस हो गया, इस तरीके की डांस की बात कर रहे हैं। अदर कोई वेस्टर्न म्यूजिक है तो एग्जाम्पशन नहीं रहेगा। स्टिल आर्ट फॉर्म्स दैट इज पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, इसके लिए भी एग्जाम्पशन नहीं है, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। और अगर यही आर्टिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर की तरह सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें चले गए और वहां पे ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, उससे रिलेटेड अगर डांस करते हुए प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे है कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर टू प्रमोट अ ब्रांड, तो ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर की तरह सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। म्यूजियम में, नेशनल पार्क, जहाँ पे आप टिकट लेकर के एंट्री जाते हो, टिकट फी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे आप म्यूजियम में जाते हो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और जू के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको टिकट फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कितना का भी अमाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है, लाल किला है, तो ऐसी जगह जाते हो कोई टैक्स की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन ध्यान देना, सर्विसेज ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, प्रेजेंट्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा ये क्या क्या है। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या फिर प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम क्या होता है, तारामंडल देखा जहाँ से एक बड़ा सा, हमारे यहाँ भी है एक दरभंगा में खुल रहा है, शायद चालू होने वाला होगा, उससे आप ना ऊपर आप चंद्रमा देख सकते हो, चंद्रमा को बहुत जूम करके देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आती है प्लेनेटेरियम के अंदर से। तो वहां पे सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है, टिकट का फी अगर 500 रुपए तक है तो एग्जेम्पशन है, 500 से ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले केस में पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट था, ये इन सब सर्विसेज के केस में पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट था, पर यहाँ पे 500 से ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आपको ध्यान से एंट्री देखने पड़ेंगे कौन कौन सी चीजों को एग्जेम्प्ट कर रखा है और किस किस के लिए 500 तक एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है अनइनकॉर्पोरेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, वो रिम्बर्स करती है चार्जेज, यानी
कोई ट्रेड यूनियन वगैरह है, मान लो मेजर मजदूर यूनियन है, ये अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या उनको खुद से कहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उनको कुछ खर्चे भी होते हैं, तो वो खर्चा वसूलते हैं। रिम्बर्स का मतलब जितना खर्चा हुआ मैं सभी से इक्वली रिकवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इवन दो की माने जाते थे, आपने याद हो सप्लाई चैप्टर पढ़ते वक्त हमने देखा था कि इस केस में जब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, एओपी बीओआई हो, कोई ट्रस्ट हो या फिर कोई क्लब वगैरह हो, तो वहाँ पे क्लब को और मेंबर्स को अलग अलग मानते थे। एक दूसरे के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज टैक्सेबल होती थी अगर कंसिडरेशन के बदले प्रोवाइड करी जा रही तो। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई यूनियन वगैरह है तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इनकी सर्विसेज जो अपने ही मेंबर्स को दे रहे हैं हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कोई ट्रेड यूनियन हो या फिर कोई प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, या फिर ये देखना, ये ध्यान देने की चीज है, सी नंबर जो एंट्री है ना, यहाँ पे एक कमाल की बात है कि यहाँ पे मान लो कोई आरडब्ल्यू है, वो अपने मेंबर्स के लिए, आरडब्ल्यू क्या होता है, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो रहते हैं तो वो अपने मेंबर से मान लो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, जो कॉमन सर्विसेज जो सबको देनी है, या फिर मेंटेनेंस है, साफ सफाई की सर्विसेज है, पार्किंग की सर्विसेज है, वो सबको देनी होती है, सबके लिए होता है वो चीजें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो मेंटेनेंस चार्जेज हर किसी भाड़ा लेते हैं। भाड़ा तो ठीक है, भाड़ा के अलावा मेंटेनेंस चार्जेज भी लेते हैं, तो मेंटेनेंस चार्जेज अगर आप ले रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कहाँ तक, 7500 तक अगर आप पर मंथ चार्ज कर रहे हो, पर मंथ पर मेंबर यानी जितने वहाँ पे फ्लैट है, एक इंडिविजुअल इंसान को नहीं गिनना है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगी अगर अप टू 7500 तक अगर आप कलेक्ट करते हो। लेकिन 7500 से अधिक अगर आप कलेक्ट करते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एक और चीज देखना, यहाँ पे नीचे ना कंट्रीब्यूशन एक्सीड 7500 तो होल अमाउंट टैक्सेबल है, ये एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं। ये डायग्राम देखो, कुछ ऐसे केसेस जहां पर रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की टर्नओवर टोटल मिलाकर के 20 लाख से कम है, मान लेते हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख का लिमिट है, अगर उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है, मान लो 12 लाख की टर्नओवर होती है, फिर तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो फिर टैक्स कैसे चार्ज करोगे भैया, 7500 हो या 8000 हो, 7500, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 20 लाख से अधिक हो तो 7500 से अगर ऊपर आप पर मेंबर कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो तो एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे आरडब्ल्यू हाउसिंग सोसाइटी और टर्नओवर 20 लाख से अधिक है, यस अधिक है, और 7500 से ज़्यादा ले रहे हो तो यहाँ पे टैक्स पेबल होगा। 7500 तक अगर ले रहे हो, 7500 से अधिक नहीं हो रहा है तो टैक्स नॉट पेबल यानी एग्जेम्प्ट है। या 20 लाख से अधिक टर्नओवर ही नहीं होता है, नो है, 20 लाख से अधिक टर्नओवर नहीं है और आपने 7500 से ज़्यादा भी ले लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, जब जो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया किसी पर्सन ने तो वो टैक्स कहाँ से देगा, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एग्जेम्पशन है। अब अदर कुछ एग्जेम्पशन आ जाते हैं, देखो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, यानी आपने बिजनेस को स्लम सेल के तौर पे या किसी और तरीके से वैसे ही ट्रांसफर कर दिया, यानी कोई और बंदा आप चलाएगा, आपने बिजनेस बेच दिया, तो यहाँ पे सप्लाईज ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको, और ये एग्जेम्प्ट होती है, ये हमने पहले भी देख रखा था। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यहाँ पे एग्जेम्पशन आती है अगर आप दे रहे हो किसको, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो तो एग्जेम्पशन आती है। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या होता था, किसी को भी आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देते थे, रजिस्टर्ड पर्सन को भी देते थे तो भी एग्जेम था। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके के कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया लेकिन रेसिडेंशियल पर्पस से दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, टैक्स लगेगा। अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो ही एग्जेम्पशन है, लेकिन ध्यान देना अनरजिस्टर्ड के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला कि कोई अगर प्रोपराइटर है, अगर ये प्रोपराइटरशिप की सिर्फ केस की बात कर रहा हूँ, ये जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा अपने बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में अगर रुक रहा है, वहाँ पे रेसिडेंशियल रह रहा है तो वहाँ पे उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, अदर रजिस्टर्ड पर्सन को ये सुविधा नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, अरे यार ठीक है, देखो ये कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, दो तरीके का मैंने एग्जांपल लिया, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ये आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो हर केस में टैक्सेबल है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो हर केस में टैक्सेबल है। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पर्पस देखो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मैं हूँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, मैं
स्टूडियो एक बना रखा है एक रूम को, तो मैं कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर दोनों यूज हो सकता है, यानी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी कर रहा हूँ या कमर्शियल पर्पस के लिए, दोनों केसेस में टैक्स लगेंगे। और दोनों ही केसेस में अगर रजिस्टर्ड है सामने वाला बंदा तो भैया रिवर्स चार्ज के अंदर तुम टैक्स पे करोगे। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब आपका हाउस है, फ्लैट है, विला है, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो एग्जाम्पशन है। अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो टैक्सेबल है, वहां पे फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आरसीएम के अंदर टैक्स नहीं पे करना है। अनरजिस्टर्ड है ना बंदा, तो आरसीएम के अंदर कहाँ से टैक्स पे करेगा, तो यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। लेकिन मानो कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसने कमर्शियल यूज के लिए ही भले किसी को दिया, लेकिन उसकी टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से कम है, 10 लाख या 20 लाख से कम है, तब तो उसको रजिस्ट्रेशन में लेना है तो क्या ही टैक्स लेगा। और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो हर केस में टैक्सेबल है, अदरवाइज कि अगर वो रजिस्टर्ड हो तो। अब सैटेलाइट लॉन्च की अगर सर्विसेज दे रहा है, सैटेलाइट लॉन्च की सर्विसेज कौन दे रहा है, कोई भी दे सकता है, इसरो दे सकता है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है, न्यू स्पेस तो एग्जेम्प्टेड है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो एग्जेम्पशन है यहाँ पर। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। अगर आप भाड़े पर देते हो, देखो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर आप भाड़े पर देते हो, जहाँ पे आप दे देते हो कि भैया मैं अपनी मर्जी से यूज करूंगा, जहाँ ले जाना होगा ले जाऊंगा, तो मुझे 3 दिन के लिए दे दो, मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा उसको, या 1 महीने के लिए दो, 1 साल के लिए दे दो। ऐसे केसेस के अंदर टैक्सेबल हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के केस में, मैंने अभी देखा था। अब की बार लेकिन गवर्नमेंट को, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हो, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन है। सिमिलरली अगर आप भाड़े पर दे रहे हो गाड़ी किसको, तो किसी लोकल अथॉरिटी को, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल दे रहे हो, तो यहाँ पर भी एग्जेम्पशन है। और अगर आप जीटीए को दे रहे हो, किसी जीटीए को अगर आपने ये वाली ट्रक वगैरह हायर भाड़े पे दे दी, यानी जीटीए आगे सर्विस प्रोवाइड करता है, जीटीए वाली उसके पास खुद का ट्रक नहीं है, या जितना है उतना यूज हो चुका है, उसे और ऑर्डर आ गए तो उसने किसी पीछे से ले लिया किसी से, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को अगर सर्विसेज देते थे, देखो ये है मेरे एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहा है। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो बच्चों से लेकर के और 10वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ का सर्विसेज ले रहा होता था तो भी एग्जाम्पशन, दे रहा तब तो सबके लिए एग्जाम्पशन था, ले रहा होता तब भी एग्जाम्पशन था। यानी ये वाली सर्विसेज अगर ये दे रहा है तो एग्जाम्पशन तो है ही, पर ये देने के लिए इसके पास खुद का बस नहीं है, इसने पीछे किसी और से लिया है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो, रोड ब्रिज टोल चार्जेज हैं, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। भैया जब आप कमाओ तो टैक्स दो, जब आप गाड़ी खरीदो तब फिर और रोड टैक्स दो, जब फिर अच्छे रोड पे जाओ तो वहाँ पे कहते हैं अच्छे रोड पे चल रहे हो तो अच्छे रोड पे चलने का अलग से टोल चार्जेज लगता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे टोल चार्जेज का है, तो टोल चार्जेज और ब्रिज वगैरह पे रोड पे है तो वहाँ पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कई बार हैवी व्हीकल्स से, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा चार्जेज लेती है, टोल चार्जेज उनका हायर होता है, तो उस केस में क्या उनको अलग से कुछ ट्रीट किया जाएगा, उसको भी तो माना जाएगा टोल चार्जेज भले हायर है, तो क्या वहाँ पर भी एग्जेम्पशन काम करके चलेगी। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ रोड का एक और चीज़ है कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर, फास्टैग होता है ना, एक मशीन होता है जहाँ से गाड़ी अगर टोल से गुजरेगी ना खुद ब खुद कट जाता है पैसे उसके अंदर से, तो अगर आपने फास्टैग नहीं लगा रखा तो आपसे पेनाल्टी के रूप में वो ज़्यादा चार्जेज करते हैं। तो ज़्यादा चार्ज करे कम करे भैया एग्जेम्पशन है तो सबके लिए है, सीधी बात खत्म। उसके बाद है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्जेम्प्ट होता है, जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन साथ में अगर एप्लीकेशन फी हो या कोई और चार्जेज ले रहे हैं, रेंटल चार्जेज ले रहे हैं, जो आपके अंदर मीटर लगा के मीटर का चार्ज ले रहे हैं, मीटर को एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना, ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो उसके लिए ट्रांसफर या टेस्टिंग फी है, लेबर चार्जेज लग गए, या डुप्लीकेट बिल आपको बनवाना, उससे रिलेटेड तो आपको टैक्स लगेगा। बाकी जो मेन यूनिट चार्जेज आपके 500 यूनिट आए, 500 यूनिट का बिजली बिल बना आपका, मान लेते हैं 6000 रुपये, तो 6000 के ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं की जाएगी। उसके बाद है इनक्यूबेटी की सर्विसेज दे रहे हो अप टू जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है, यानी अगर वो इनक्यूबेटी है, एंटरप्रेन्योर है, टीबीआई के अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है वहाँ पर, और उसके 3 साल ना हुआ है तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये सब बातें लिखी हुई है, थोड़ा सा कम रेलिवेंट है। अगर जर्नलिस्ट के द्वारा या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के द्वारा या फिर पीटीआई न्यूज़ वगैरह के द्वारा, पीटीआई यूएन के थ्रू अगर सर्विसेज दी जा रही है न्यूज़ एजेंसीज को, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जर्नलिस्ट जो कि एम्प्लॉय है, अगर उसके द्वारा न्यूज़ एजेंसी को सर्विस मिल रही है तो एम्प्लॉय है तो वैसे शेड्यूल 3 से बाहर होता है। पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी अगर बुक लेंड कर रही है तो वहाँ पे भी
बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर हम टैक्स कैसे लगा दे, रूह कांप जाएगी सरकार की। तो इस सरकार ने इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजर है कोई जो फैसिलिटी देता है। यहाँ पे क्या चीज़ की, इंडिया के बाहर कोई बिजनेस एग्जीबिशन कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर सर्विसेज कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देखो प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग यानी पकाना, वैक्स करना, या फिर रिटेल पैकिंग या लेवलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी एग्जेम्पशन दे दिया है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अगर ये सर्विसेज देते, किस चीज से रिलेटेड पता है, बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, मतलब ज्ञान बांट रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अगर सर्विसेज दे रही है तो यहाँ पे एग्जाम्पशन है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो भारत में विदेशी राजदूत काम करते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर उनको कोई सर्विसेज दे रहा तो टैक्सेबल है, हालांकि उनको रिफंड मिल जाता है। उसके बाद है नेशनल परमिट। इंडिया के अंदर किसी भी जगह आप जाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नीचे आपका तमिलनाडु, केरल, गुजरात, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। नेशनल परमिट दे देती है गवर्नमेंट आपसे कुछ फी चार्ज करके, और आप ट्रक जहाँ मर्जी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड्स कैरेज के केस में दिया जाता है, तो वहाँ पे जो नेशनल परमिट के चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आरटीआई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आरटीआई नहीं लगाया जाएगा। आपकी जब आईसीआई मेटल की कॉपी आए तो आप आईसीआई मेटल की कॉपी जो आपका आंसर कॉपी है वो आप मंगवा सकते हो आरटीआई के थ्रू, 10 रुपये आपको लगेंगे। उसके बाद है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर सर्विसेज दे रही है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विस कौन दे रहा है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है कौन, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, जो डायरेक्टली लिंक्ड है, टीम मैनेजर, इनके द्वारा अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी जा रही है सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर अनदर एक रिकॉग्नाइज बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज बॉडी को अगर सर्विस दे रही है, स्पोर्ट्स बॉडी है, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर ध्यान रखना, सेलेक्टर के द्वारा, कमेंटेटर के द्वारा, क्यूरेटर या टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है खेल से, उनके द्वारा अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। पब्लिक कन्वीनियंस से आप जाते हो बाथरूम, 5 रुपये 10 रुपये, अब 1 रुपये 2 रुपये का तो समय चला गया, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा और ये चैप्टर हो जाता खत्म। और किसी कोई मतलब टीवी वगैरह पे कोई गेस्ट आता है, वो दिखता है ना ये रक्षा विशेषज्ञ XYZ पर्सन, उसको बुला करके और बहस करते रहते हैं फालतू। तो उस रक्षा विशेषज्ञ को अगर कुछ पैसे दिए, मान लो शॉल वॉल पहनाया, फूल का गमला दे दिया और साथ में 51,000 का चेक भी दे दिया, तो क्या 51,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? बोलो देखने में तो अच्छा लग रहा है ऑन रेडियम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भैया, टैक्स लगेगा। लेकिन ध्यान रहे टैक्स तभी लगेगा ना जब उसके द्वारा 10 लाख 20 लाख की उसकी टर्नओवर ज़्यादा हो, रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा हो, तभी तो टैक्स पे करेगा, अदरवाइज काहे को टैक्स पे करेगा। और हमारे चैप्टर दोस्तों 1 घंटा 51 मिनट हो गया और ये खत्म हो चुका है। हम आपसे दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आपको शेयर करना है। और एक चीज़ बताऊं कि मेरी एक क्लासेज अभी चल रही है सीए इंटर के लिए, अगर किसी को नवंबर 23 के लिए रजिस्ट्रेशन लेना हो वो ले सकते हैं, अभी अगर लेना हो तो वो चल रही है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, तो आप देख सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह कर रहा हो तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय बाय।